यार ये ना राखियां ऐसी करती हैं, दिक्कत थोड़ी। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ तक समझ लिया था? स्टार्ट करें? ठीक है, आवाज जा रही है? हेलो। ओके, सो फ्लूइड मशीनरी। चलिए जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड जो कांस्टेंट फोर्स पर भी टाइम के साथ जिसकी शियर स्ट्रेन चेंज हो। कौन सा लो लगा देंगे? कौन सा लो आ जाएगा एक फ्लूइड के ऊपर? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसके ऊपर आएगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूटोनियन फ्लूइड के। आप क्या बोलोगे? शियर स्ट्रेन टू द पावर n इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन टू द पावर n इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये है एक्चुअल लॉ। उसमें n जब 1 ले लेते हैं हम तो उसके बेसिस पर आ जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, चलो तो अभी हम बात कर रहे थे, कल हमने यहां तक समझ लिया था, जो कि हम कल एफएम का ही एक रिवीजन लेके चल रहे थे छोटा सा। ठीक है, जो मुझे जरूरत है किसमें? फ्लूइड मशीनरी में। तो एफएम का हमने रिवीजन समझ लिया था, जिसमें हमने ये समझा था कि एक होती है प्रेशर एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ ये तीनों चीजें क्लियर हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है फिर? अगर मैं एक छोटा सा यही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ जो जिससे मैंने कल समझाया था, ठीक है, यही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो अब बताइए इसमें क्या होगा। ये मेरे पास इस तरह का एक पाइप है। ठीक है, इस पाइप में इन ये है, आउट ये है मान लेते हैं। तो यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है। ये v1 और v2 वेलोसिटी का इफेक्ट कुछ आ रहा है? इसकी वजह से कौन सी एनर्जी है? कौन सी एनर्जी है v1 और v2 की वजह से? काइनेटिक। वेरी गुड। कौन से पर? उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर। ठीक है, और अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं जो ये यहाँ पर आ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ क्या होंगे? ज्यादा। किसके बेसिस पर? क्योंकि क्रॉस सेक्शन बढ़ा है तो क्या है? डेंसिटी तो कांस्टेंट। डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट। इस वजह से रो वन बराबर है रो टू बराबर है रो। ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ेंगे तो प्रेशर एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये प्रेशर एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हो भाई? mgh। किस में होती है यूनिट? जूल में। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर, किस में यूनिट? जूल में। प्रेशर एनर्जी को कैसे लिखोगे? बर्नौली इक्वेशन पढ़ी है ना? बर्नौली इक्वेशन में, बर्नौलीज इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैं कल वाली चीज को ही अब आगे लेके चल रहा हूँ, थोड़ा एफएम को रिवाइज कराता हुआ, क्योंकि इनकी जरूरत है मुझे। ठीक है, प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब ये बताइए प्रेशर एनर्जी को कैसे लिखोगे? कैसे लिखते थे? इसका फॉर्मूला बताओ, कुछ तो याद होगा, कुछ तो याद होगा। फॉर्मूला बताओ, जेई में डायरेक्टली आता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जी जेड। अब देखो यही तो आप चीजें गलती कर देते हो। ऑप्शन में जी जेड भी मिलेगा, जेड इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये बताओ ये चीज किस फॉर्म की है? क्वेश्चन में ये मिलता है कि ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म कौन सा है? बताओ कौन सा है? एनर्जी पर यूनिट
पर यूनिट मास, वॉल्यूम या वेट, क्या है? एनर्जी पर यूनिट। कंफ्यूज्ड? ऑप्शन मिलेगा जरूर, आंसर आएगा जरूर। गड़बड़ कर गए फिर से, ठीक है। कहां से चलो, पहले ये समझो प्रेशर एनर्जी को लिखते कैसे। प्रेशर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पी होती है क्या? अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जो चीज आपने पढ़ी हुई है, और प्रेशर एनर्जी की डायरेक्टली वैल्यू याद रखना। आपने क्या पढ़ा हुआ है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली ये प्रेशर एनर्जी कहाँ आएगी? मैंने कल भी बोला था आपसे, क्या बोला था मैंने? प्रेशर एनर्जी कहाँ आएगी? प्रेशर एनर्जी और प्रेशर दोनों में डिफरेंस था। प्रेशर एनर्जी कहाँ आएगी? कल मैंने कुछ डिफर किया था स्लाइड्स। प्रेशर एनर्जी कहाँ आएगी? प्रेशर कहाँ आएगा और प्रेशर एनर्जी कहाँ आएगी? प्रेशर एनर्जी में प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा, बट क्या सिर्फ और सिर्फ प्रेशर होना मुझे प्रेशर एनर्जी दे देगा? नहीं। तो ये प्रेशर सिर्फ कहाँ मिला था आपको? मतलब अकेला प्रेशर, प्रेशर एनर्जी ना होना, प्रेशर होना, प्रेशर से प्रेशर एनर्जी होना, ये दो चीजें अलग, बिल्कुल ये दो चीजें अलग अलग हैं। इसको सोचो, प्रेशर सिर्फ अकेला प्रेशर है तो वो है सिर्फ स्टैटिक कंडीशन। माइंड में क्लियर रखो, एकदम भर के रखो इस चीज को, क्या कि अगर प्रेशर अकेला है, उससे एनर्जी नहीं मिल रही है मुझे, तो वो है मेरा स्टैटिक। ठीक है, प्रेशर क्या आपने स्टैटिक में नहीं पढ़ा क्या यार? ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? प्रेशर क्या हमने स्टैटिक में नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। तो जब प्रेशर स्टैटिक में पढ़ा है तो प्रेशर तो है, और प्रेशर हमने यहाँ पर भी पढ़ा है, फ्लो में भी पढ़ा है। ये क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। प्रेशर हमने फ्लो में भी पढ़ा है, बट फ्लो में आ जाती है एनर्जी, और इस प्रेशर एनर्जी को हम क्या, मतलब इस एनर्जी को जो कि प्रेशर की वजह से है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्रेशर एनर्जी। अब एक चीज याद करो, थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये वाला डायग्राम पढ़ा था, शायद याद हो, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो, मत सॉरी, ओपन ओपन क्या था? ओसीएफ नहीं यार, ओसीएफ थोड़ी है ये, सीधा हमारा क्या हो गया ये? ओपन सिस्टम फ्लो, ठीक है। छोटी छोटी चीजें। ओपन सिस्टम हमारा ये है, ओपन फ्लो हो रहा है एक तरह से, यहां से आ रहे हो, यहां से निकल रहे हो, ठीक है। याद करो, यहाँ एक टर्म हमने डिराइव की थी, कौन सी डिराइव थी वो टर्म? जब ओपन फ्लो में, ओपन सिस्टम में जब हम बात कर रहे थे फ्लो डायरेक्शन, फ्लो के साथ में, तो यहाँ पर एक टर्म आई थी, एक नई टर्म इजाद हुई थी यहीं से, थर्मोडायनेमिक्स में। भूल रहे हो, दैट इज दी, जब आपने ये पढ़ा होगा, ये वाला फिगर, जब आपने एंथैल्पी पढ़ी होगी, तो एंथैल्पी का सबसे पहला टर्म पूरी थर्मोडायनेमिक्स में यहीं से शुरू होता है। जैसे ही आप फ्लो की बात करते हो ना, तो तब उसमें एंथैल्पी ले जाते हो। एच की वैल्यू क्या हुआ करती थी? हाँ हाँ, यू प्लस पीवी, यू प्लस पीवी। यहां मैंने कौन सा लिया है? एच। दैट इज द एंथैल्पी। किसमें? पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। दिस इज स्पेसिफिक एंथैल्पी नहीं, ये टोटल है, बड़ी है ये। दिस इज द टोटल एंथैल्पी, और एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी। एंथैल्पी होती है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। एनर्जी जो है पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है? एनर्जी पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है? अरे यार, आपने थर्मोडायनेमिक्स लगा दी भाई। एनर्जी पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है? ऐसे काम ना चलेगा भाई। सुनो, जब आपसे पूछी जाती है एनर्जी, तो एनर्जी होती है दो टाइप से। एनर्जी इन स्टोर्ड फॉर्म, एंड दूसरी होती है एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म, ठीक है। आपकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टोर्ड है या ट्रांजिट है? स्टोर्ड है। ट्रांजिट कौन सी होगी? हीट। कभी भी हीट टर्म अकेला कभी नहीं होता, हीट ट्रांसफर इज द रियल टर्म। ऐसे ही वर्क ट्रांसफर, या वर्क जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, या वर्क जो हम पर हो रहा है, ये दोनों ही क्या है? ये बाउंड्री फिनोमेना है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के ये दो पार्ट ही हमारे क्या होते हैं? पाथ फंक्शन। इसके अलावा एक और होता है मास फ्लो। मास फ्लो, दिस इज ऑल्सो दी पाथ फंक्शन, ठीक है। तो ये जो मास, ये है हमारे पाथ फंक्शन, ये है पाथ फंक्शन। जबकि ये क्या है? हमारी जितनी भी एनर्जी है इन स्टोर्ड फॉर्म, ठीक है, चाहे वो मेरी काइनेटिक हो,
चाहे वो मेरी पोटेंशियल हो, चाहे वो मेरी इंटरनल हो, कुछ भी हो, ये सब के सब क्या है हमारे प्रॉपर्टीज। ये क्या है सब मेरी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? पॉइंट फंक्शन। और ये क्या है मेरे पाथ फंक्शंस। दीज आर नॉट दी प्रॉपर्टीज, ये भी एनर्जी की फॉर्म है। तो अब अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं तो एंथैल्पी क्या है? आज तक जरा मुझे बताना एंथैल्पी क्या होती है। और एंथैल्पी में चलो ये क्या है, यू क्या है एंथैल्पी में? इंटरनल एनर्जी, दिस इज द पॉइंट फंक्शन। ठीक है, पीवी बताओ ये पीवी क्या है? अगर ये पॉइंट फंक्शन है, ये पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, सॉरी ये पॉइंट फंक्शन है, आपने भी बताया, ठीक है, पॉइंट फंक्शन प्लस क्या होगा? पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन प्लस पॉइंट फंक्शन, तभी तो पॉइंट फंक्शन आएगा। एंथैल्पी क्या है? पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन। एंथैल्पी पॉइंट फंक्शन, याद है ना सीपीसीवी आए थे, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या है? पॉइंट फंक्शन, ठीक है, ये भी पॉइंट फंक्शन, ये भी पॉइंट फंक्शन, तो इट शुड बी पॉइंट फंक्शन, इट शुड बी पॉइंट फंक्शन। आज तक साइंटिस्ट इस चीज पर कंफ्यूज्ड हैं, मैं तो क्या बताऊंगा, मैं तो सिर्फ एक टीचर हूँ, ठीक है। ये क्या है? ये कंफ्यूजन का विषय है अभी तक। क्या कि पीवी को कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एक पॉइंट फंक्शन है, और कुछ मानते हैं ये एक पाथ फंक्शन है, ठीक है। जो हमारे पास मास फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहीं पर ये प्रेशर वाला एंड जो वॉल्यूम वाला फ्लो है, जिसमें हमारे पास एफ डी एक्स, पीछे वाले एलिमेंट अगले वाले पर धक्का लगाते हैं, आगे चल आगे चल आगे चल, वो है मेरी प्रेशर फ्लो एनर्जी या मास फ्लो एनर्जी, जिस पर पीछे की तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है। और ये फोर्स कहां से आ रहा है? जब तक यहाँ प्रेशर नहीं होगा क्या ये फोर्स लग सकता है? ठीक है, प्रेशर नहीं होगा फोर्स लग सकता है? नहीं। टेम्परेचर होगा तो फोर्स लग सकता है? यही गड़बड़ कर दो। अब टेम्परेचर प्रेशर में क्या डिफरेंस है ये पूछूंगा, फिर फंसोगे। मैंने सोम में बता रखा है, टेम्परेचर की वजह से फोर्स नहीं लगता कभी। टेम्परेचर इज ओनली दी वेलोसिटी, टेम्परेचर इज ओनली द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। टेम्परेचर इज ओनली द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, व्हाइल प्रेशर इज द मोमेंटम ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल। और जहां मोमेंटम ट्रांसफर होगा वहीं फोर्स आएगा, सिर्फ वेलोसिटी से कभी फोर्स नहीं आता। ये चीज पता है ना? सिर्फ वेलोसिटी फोर्स आता है? कभी नहीं। सिर्फ जब तक मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होगा तब तक फोर्स आएगा ही नहीं। और अगर मोमेंटम ट्रांसफर नहीं है मतलब प्रेशर नहीं है, और प्रेशर नहीं है तो यहाँ पर ये आगे की तरफ जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जो ये एलिमेंट होते हैं, जो ये पॉइंट होते हैं, इनको पीछे से जो आ रहा है, जो फ्लो आ रहा है, वो फ्लो क्या करता है? प्रेशर की हेल्प से। आपने ये वाला बनाया भी होगा सिलेंडर, कि सिलेंडर आपका ये पीछे का सिलेंडर जो आके इसके आगे आगे धकेलता है इसे, तो ये क्या है मेरा फ्लो वर्क। इसे क्या बोला करते थे? फ्लो वर्क। और ये फ्लो वर्क निकल के आता था P इंटू स्मॉल वी, अगर ये स्पेसिफिक वर्क है तो, ठीक है। और अगर ये कैपिटल है तो P इंटू वी। अच्छा, ये P को मैं कैपिटल P लिखूं क्या जब इसे मैं टोटल लिखता हूं तो? एक बात बताओ जरा, छोटी सी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, टोटल एंथैल्पी लिखने में ये टर्म सही है? एंड एंथैल्पी लिख रहा हूं, एंथैल्पी है ना, और स्पेसिफिक एंथैल्पी लिखने में ये टर्म सही है? बताना जरा। ये ठीक है, U प्लस कैपिटल P इंटू वी, कैपिटल V, दिस इज द टोटल एंथैल्पी, ठीक है। नितिश जी सोच रहे हो क्या हो क्या रहा है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने आए थे, ठीक है। U प्लस PV, ठीक है, U प्लस P इंटू वी, ये सही है और ये सही है। मतलब प्रेशर को क्या करोगे? प्रेशर पर यूनिट मास, प्रेशर पर यूनिट मास। ये जो P होता है ये क्या होता है? प्रेशर पर यूनिट मास। अरे वाह भाई वाह, क्या तो कर रहे हो भाई, क्या तो कर रहे हो। मनीष जी कैसे परेशान हो? प्रेशर पर यूनिट मास होता है ये छोटा वाला P, होता है ना? होता है ना? नहीं होता है? अंजलि जी नहीं होता है? अमित जी होता है ना? ये तो प्रेशर पर यूनिट मास होता है ना? अरे तो चाहे P को छोटा लिखो चाहे P को बड़ा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर होता है। न्यूटन पर एम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी आप लेना चाहो, ये कभी भी छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, वो अपनी मर्जी होती है कि हम छोटा लिख दे बड़ा लिख दे, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये प्रेशर है जो कि पर यूनिट मास वगैरह कुछ नहीं होता। हाँ ये चीज है, यहाँ ये क्या है? ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये आपका टोटल वॉल्यूम है। ये स्पेसिफिक एनर्जी है इंटरनल, ये आपकी टोटल एनर्जी है इंटरनल वाली। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ चीजें क्यों बताई? क्योंकि आपने इस चीज पर थोड़ा गौर नहीं किया। जब आप ये बर्नौली इक्वेशन लिख रहे हो ना तो इस पर थोड़ा गौर करो। यही जो मेरे पास प्रेशर वाली एनर्जी थी ना थर्मोडायनेमिक्स में, फ्लो वर्क करने के लिए जो प्रेशर एनर्जी आ रही थी एंथैल्पी में, कभी याद होगा एंथैल्पी दो चीजों से बनी थी, एक इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल की थी और एक थी फ्लो वर्क। फ्लो वर्क, तो वो जो फ्लो वर्क था वो प्रेशर की वजह से आया था, जिसे हमने पीवी बोला था, वही पीवी मेरी ये है भाई,
वही प्रेशर एनर्जी मेरी ये है, तो कभी भी प्रेशर एनर्जी पी नहीं होती है, कभी प्रेशर एनर्जी पी प्रेशर नहीं होती है। एफएम में हमें थोड़ा ये कंफ्यूजन होता है, प्रेशर एनर्जी इज द पी, क्योंकि फॉर्मूले हमारे पर यूनिट वेट के हिसाब से, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से लिखे रहते हैं, इसलिए आप फंस जाते हो फिर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं पी और क्या लिखूंगा, वी, दिस इज द प्रेशर एनर्जी, दिस इज दी, इसे आप याद रख सकते हो फ्लो वर्क वी, क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, क्योंकि आप मैकेनिकल स्टूडेंट हो, तो फ्लो वर्क जो आपने टीडी में पढ़ा था, ठीक है, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, प्रेशर एनर्जी। दिस इज द प्रेशर एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल की यूनिट, राम क्या तो होगा रे, अबे जूल क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर। वर्क सीधा याद रखा करो, एनर्जी में फंस गए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला, अरे एनर्जी के फॉर्मूले सारे ही हैं भाई, एनर्जी के फॉर्मूले इतने सारे, किसी का भी फॉर्मूला याद कर लो, काइनेटिक का, आपके पोटेंशियल का, या फिर आपके वर्क का, हीट का, कुछ भी याद कर लो, आपका फॉर्मूला तो न्यूटन मीटर में ये निकल के आएगा ना। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, न्यूटन मीटर हो गया। अगर ये न्यूटन मीटर है तो आपको एनर्जी की फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, न्यूटन मीटर ही तो रखना पड़ेगा। ये न्यूटन मीटर कब आएगा, जब आप प्रेशर लिख दोगे, प्रेशर एनर्जी इज द प्रेशर। नहीं, मैं आपको ये माइंड में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपने कल मुझे आंसर दिया था कि प्रेशर ही हमारा प्रेशर एनर्जी होता है, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप मुझे प्रेशर को ही प्रेशर एनर्जी बोलोगे ना, मेरी फ्लूइड मशीनरी रटोगे, फिर समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी, जब तक आप प्रेशर एनर्जी को फील नहीं करोगे। प्रेशर एनर्जी इज द हाई ग्रेड एनर्जी। कब फील होगा, जब आपको ये महसूस होगा प्रेशर एनर्जी किसकी वजह से होती है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा धक्का देंगे, अरे भाई कैसे रुक गया तू, आगे निकल। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रेशर एनर्जी में आएगा जब आपके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, जब एरिया बढ़ेगा। नहीं तो आप उसी फॉर्मूले में फंस जाओगे, P इक्वल टू एफ बाई ए, एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, प्रेशर एनर्जी घट रही है, बस यहीं फंस गए। तो जब वर्ड ही गलत यूज कर रहे हो तो फंसोगे नहीं क्या, आप कहोगे प्रेशर एनर्जी घट रही है, बस गलत हो गया ना, प्रेशर एनर्जी तो है ही नहीं ना ये, जब तक ये फ्लो वर्क नहीं करेगा। समझ में आ गया, ठीक है, जब ये फ्लो वर्क नहीं करेगा तब तक ये प्रेशर एनर्जी है ही नहीं। प्रेशर एनर्जी क्या है, P इंटू वी, फ्लो में P इंटू वी, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच इक्वल टू 0। दिस इज द बेसिक इक्वेशन। अब ये क्या है, ये है एनर्जी इक्वेशन, दिस इज द एनर्जी इक्वेशन। अब अगर इसी एनर्जी इक्वेशन को मैं क्या कर लेता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम कर दूं, इसी एनर्जी इक्वेशन को पर यूनिट वॉल्यूम कर दूं, करो जरा, P प्लस, समझ में आ गया ना, इसे हटा दूं, ठीक है, प्रेशर एनर्जी समझ में आ गया। अब इसको हम पहले लेके चलते हैं ऐसे, या फिर ऐसे लिख दो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, P वाई वी, पर यूनिट वॉल्यूम क्या करूंगा, V से डिवाइड, V से डिवाइड, V से डिवाइड, है ना, तो V से डिवाइड करो। अब यहाँ पर वो तो है नहीं कि मैं बार बार लिखता रहूं, इस चीज को हम यहीं पर लिख लेते हैं, तो P अकेला बचा, प्लस यहाँ हाफ एम वाई वी, ये तब देखो V में गड़बड़ करोगे, V कहोगे वेलोसिटी है क्या, इसे ऐसे लिख दो, ठीक है, ये भी फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम मत मान लेना इसे, रुको वे रुको रुको, इसे छोटा V, ठीक है, अब ठीक है, ये छोटा V है, क्योंकि हम V बार को ना कभी कभी बुक्स में स्पेसिफिक वॉल्यूम मान लेते हैं, कि यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखोगे तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम है, ठीक, क्योंकि टोटल वाली चीजें चल रही हैं, ठीक, तो P प्लस यहाँ V से डिवाइड करोगे, एम वाई वी क्या होता है, डेंसिटी, तो हाफ रो V, छोटा वाला V स्क्वायर वेलोसिटी। अब m से डिवाइड करोगे क्या, सॉरी रो से डिवाइड, V से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, रो जी एच। आपने क्या किया यहां पर, क्या किया, ये इक्वेशन बनाने के लिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बस आ गई, रटने की जरूरत ही नहीं है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आपको बस बेसिक याद रखना है। और इसमें कभी भी आप इन चीजों को ध्यान ही नहीं देते हो कि PV हमारा क्या है, अब थर्मोडायनामिक्स पढ़े हुए तो बहुत इजी हो जाता है। PV हमारा क्या है, फ्लो वर्क, वही मेरी प्रेशर एनर्जी है, ठीक है, तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर रो जी जेड इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा एनर्जी पर यूनिट वेट होता है, और एक एनर्जी पर यूनिट मास होता है, तो तीनों फॉर्म लिख लो। एनर्जी पर यूनिट वेट करोगे तो क्या करोगे, नीचे से mg से डिवाइड करोगे, तो mg से डिवाइड करोगे तो m क्या है मेरा, m क्या है मेरा, रो इंटू वी, तो V से V काट दूं, क्या बचा नीचे, सोच भी रहे हो या नहीं, मैं बार बार लिखूंगा तो यार स्पेस ही नहीं बचेगा। P अपॉन क्या बचेगा, एक चीज और आ रही है, PV mg, पर यूनिट वेट कर रहा हूं, वेट क्या होता है mg, ठीक है, तो m अपॉन V करो, V को नीचे ले जाओ, ये क्या हो गया, रो हो गया ना, लिख दूं यहां पर, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, Py रो जी,
प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर अपॉन में एम जी, रो को नीचे पहुंचा दो। एम वाई रो क्या होता है, एम वाई रो क्या होता है, एम इक्वल टू रो वी, वी जी बचा है ना, वॉल्यूम इनटू जी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रो को ऊपर ही रख लो ना, एक सेकेंड, हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में एम जी, रो बाई एम क्या होता है, क्या, अरे सॉरी, हाँ मैं यहाँ यहाँ इसको करने लग गया। ठीक है, ये है ना हाफ एम वी स्क्वायर, मैं कह रहा यार मैं तो कुछ नया बना दिया। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर वाई में एम जी, अब आया ना ये वी स्क्वायर वाई टू जी, वी स्क्वायर बाई टू जी। मैंने कहा याद तो ये तो कोई अलग ही याद हो गया भाई। और यहाँ पर एम जी एच डिवाइडेड बाई एम जी, सो सीधा बच गया जेड, इसे एच की जगह जेड लिख लो, आपने जेड से याद रखा है, जेड इक्वल टू जीरो। सो एनर्जी, एनर्जी मैं करने लग गया था एनर्जी पर यूनिट वेट ऐसे करने लग गया था, वो गलत होगा ही ऑब्वियस है। एनर्जी पर यूनिट वेट, दिस इज द एनर्जी पर यूनिट वेट। एंड लास्ट वन इज, यार स्पेस बचाने के बाद बचा नहीं, इसे क्या लिख दूं, P इंटू कैपिटल V, जूल, कैपिटल वी, स्मॉल वी लिखोगे गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि ये क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है मीटर का क्यूब, कितना बचेगा न्यूटन मीटर मतलब जूल। और अगर इसे पर यूनिट किलोग्राम में कर दोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, जूल पर किलोग्राम हो गया वो। तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है, ये कैपिटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है। चलो यहाँ लिख देता हूँ इसको लास्ट को, ठीक है, ठीक है, इससे कर दूं रफ, इसे, ये तो याद होगा। ठीक है चलो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पीवी अपोन में क्या करना है अब, पर यूनिट मास, तो पर यूनिट मास क्या हो गया एम, प्लस में एम हाफ एम वी स्क्वायर अपोन में एम प्लस एम जी एच जेड अपोन में एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो एम से ये एम अपोन वी क्या हो गया रो, सो पी वाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज द एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। तो ये हमारे लिए कंडीशन बन के आ गई है तीन। ये चीज याद रखना, हम जनरली कौन से लेके चलते हैं, जिसमें हमारे पास जेड हो, एनर्जी पर यूनिट वेट वाली, क्योंकि पोटेंशियल सीधे हाइट से, ये सारे के सारे क्या होते हैं आप याद याद करके बताओ। देखो हर चीज नहीं बताने वाला है वाली, फिर से रिवाइज नहीं कराने वाला है, इसे बहुत टाइम लग जाएगा। पी वाई रो जी क्या होता है, वी स्क्वायर बाई टू जी क्या होता है, जेड क्या होता है, दीज आर दी हेड फोम, ये क्या थी हमारी हेड फोम। पी वाई रो जी ये क्या था हेड, प्रेशर हेड, इसे क्या बोलते थे प्रेशर हेड, प्रेशर हेड कहां से आता था, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रेशर हेड, दिस इज द वेलोसिटी हेड कहां से आता था, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से इनके नाम बताओगे, वेलोसिटी हेड किसमें देखा था, ये देखा था पाइटेट ट्यूब में, और ये किसमें देखा था यूट्यूब मैनोमीटर में, ठीक है, ये पीजोमीटर में। एंड जेड इज दी पोटेंशियल हेड, ये किसमें देखा था, पोटेंशियल हेड ये किसमें देखा था, अरे ये तो हमेशा देखते हो, पोटेंशियल हेड कहीं दिखाएगा थोड़ी, वो तो हमेशा देखते हो। ठीक है, ये पोटेंशियल हेड है, ठीक है, जहां पाइप लगा दे वो पोटेंशियल हेड जीरो मान लो, उसे रेफरेंस से तो लिया जा रहा है, जीरो मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। पोटेंशियल हेड वेलोसिटी हेड देखा था पिटोट ट्यूब में, पिटोट ट्यूब बोलते हैं उसे, और ये देखा था आपको जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, जैसे कि मैनोमीटर पीजोमीटर, इन सब में आपको ये चीज दिखी थी, प्रेशर हेड जब ऊपर चढ़ रहा था वो कितना ऊपर चढ़ा, तो वही हमारा हेड जो था वो पी वाई रोजी करके प्रेशर बता देते थे कि वहां पर इतना प्रेशर है। ठीक है, चलो ये वाली बातें हो गई कंप्लीट। ठीक है, इन चीजों को उतार लो, जो जो उतारना है जल्दी से उतारो। ठीक है, ये हमने अभी क्या कहा, मैंने कल भी कहा था कि ये छोटा अभी रिवीजन चल रहा है, जिससे कि आगे चीजों में दिक्कत ना हो फ्लूइड मशीनरी को पढ़ते हुए। सिर्फ वो चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ जिनको मुझे फ्लूइड मशीनरी में जरूरत है। वैसे मैं बेसिक से ही लेके चल रहा हूँ इसीलिए। हो गया, कर
क्या हुआ, कौशल जी गायब हो गए? वो भी आपके साथ ही हैं, तो आपके साथ ही रहते हैं। एफएम पढ़ी है ना उन्होंने? नहीं पढ़ी है? पढ़ी है ना? पता है आपके माइंड में ये चीज तो नहीं होती है ना कि आज हमने सिलेबस शुरू किया तो वो 2 दिन में खत्म हो जाए। देखो अगर ऐसे सोचोगे ना तो 2 दिन में सिलेबस खत्म होने वाली चीजें भी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये चीजें बतानी नहीं थी, मुझे क्या करना था, ये सिर्फ ये लास्ट 5 चीजें लिख लेनी है, चलो जी याद करो। ठीक है, आगे फिर टरबाइन के फॉर्मूले लिख देने, पंप के फॉर्मूले लिख देने, याद करो। ठीक है, ये डिग्री ऑफ रिएक्शन होती है, ये याद करो। 2 दिन में आपकी फ्लूइड मशीनरी पूरी हो जाएगी। बट उसका फायदा क्या जब आप 2 दिन के बाद क्वेश्चन ना लगा पाओ। मेन चीज क्या होती है कोचिंग की? कोचिंग की मेन चीज ये होती है कि जब आप उसे पढ़ लो ना तो उसे फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पढ़ने की मतलब फिर से आपको किताबें चाटने की या फिर उसमें से कुछ कंटेंट ढूंढने की, वो चीजें ज्यादा जरूरत ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत पड़े कि क्वेश्चन आए आपके पास इधर उधर से और वो फिर आप प्रैक्टिस करो, बस। ये होता है कोचिंग का फायदा और यही होता है आपके एग्जाम निकालने का पैटर्न। अगर आप ऐसे पढ़ने चल दिए तो फिर आपका कभी भी ऐसे नहीं हो पाएगा कि आप सिलेबस करने के लिए तो 7 दिन में कंप्लीट कर लोगे। तो जो बंदा रिवाइज करता है वो एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेता है, 13 से 14 सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब 13 से 14 सब्जेक्ट हो सकते हैं ना, बट वो रिवाइज है और आपके लिए वो पहली बार है, तो सोचो जरा क्या होगा। तो इसीलिए प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखा करो जब भी सब्जेक्ट शुरू हो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा टाइम चाहिए होता है सब्जेक्ट को। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया फ्लूइड मशीनरी में कम से कम 25 से 30 घंटे लगेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा सा इस साइड। ओके, चलो यहाँ तक हो गया कंप्लीट, यहाँ तक हो गया। आगे चले अब। उम्मीद है जो मैंने कल स्टार्ट किया था वो चीजें फाइनली आपको समझ में आ गई है। प्रेशर एनर्जी क्या है उसे फील कर लिया है ना, क्योंकि मुझे फ्लूइड मशीनरी में उसी को फील कराना है। तो प्रेशर एनर्जी क्या थी, कल क्या बताया था, कौन सी एनर्जी होती है, लो ग्रेड या हाई ग्रेड? ये वर्क कर सकती है अच्छे से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हाई ग्रेड। ठीक है, प्रेशर एनर्जी इज ए हाई ग्रेड। क्या प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सेम है? नहीं, काइनेटिक एनर्जी इज ओनली ड्यू टू दी velocity and pressure energy is also due to the molecules present in that particular cross section। ठीक है, जितने ज्यादा होंगे, जो एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर एनर्जी क्या होगी, कम। जबकि काइनेटिक एनर्जी उस जगह क्या होगी, ज्यादा। बस यही सेंस आपके माइंड में होना चाहिए। अगर दोनों एक ही होती तो फिर अगर प्रेशर एनर्जी घट रही होती तो काइनेटिक एनर्जी भी घटती ना। ठीक है, जबकि वो बढ़ रही है। समझ पा रहे हो ना? यहाँ अगर 10 आदमी खड़े कर दो, एक क्रॉस सेक्शन में 10 आदमी खड़े हैं ऐसे क्रॉस सेक्शन में, इसी जगह, मतलब 10 सर दिख रहे हैं आपको, या फिर 10 आदमी खड़े कर लो अपने माइंड में छोटे 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 करके। ठीक है, वो आपके ऊपर ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी प्रेशर एनर्जी। और अगर एक ही आदमी को, और वो कैसे आ रहे हैं, वो कुछ वेलोसिटी से आ रहे हैं, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से जो आपके ऊपर लग रहा है 10 की वजह से, वो है क्या, प्रेशर एनर्जी। बट अगर मैं एक ही आदमी को, एक आदमी छोटे को पकड़ा, ये इमेजिन तो हो रहा है, एक छोटे से पकड़ा और उसकी वेलोसिटी क्या कर दूं, 300 मीटर पर सेकंड, वो जो आपके ऊपर फील हो रहा है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ओनली ड्यू टू द वेलोसिटी, वाइल प्रेशर एनर्जी जो आपके ऊपर ये चीजें ऐसे फ्लो में लेके आ रहे हैं, वो हमारा प्रेशर एनर्जी जो फ्लो में ये लेके आ रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, आपको ये दबाव देके फ्लो कराना चाह रहे हैं, दबाव देके जहां फ्लो कराना चाह रहे हैं ना, दबाव देके, समझ रहे हो ना? आगे आप थे बट वो आपको, जैसे मैं हूं, मुझे प्रेशर एनर्जी को फील करना है, तो कैसे फील करूंगा, इनके द्वारा मेरे ऊपर लगाया गया दबाव, दैट इज द प्रेशर एनर्जी। ठीक है, बट एक पॉइंट की वेलोसिटी की वजह से मेरे ऊपर लगाया गया एनर्जी, एक पॉइंट की वेलोसिटी की वजह से, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलो, हाँ हाँ,
अरे बहुत बढ़िया, ये चीजें अभी मैं इम्पैक्ट जेट में यूज करूंगा, ठीक है। कम हो जाती है, मैं यही चीजें आगे यूज भी करूंगा, ठीक है। ये चीजें मैं आगे यूज करूंगा। एक्चुअली मैं एफएम जब पढ़ाता हूँ तब मैं ये चीजें खुद से पूछता हूँ, जब मैं प्रेशर एनर्जी पढ़ाता हूँ ना, कहाँ पर, क्योंकि अभी तो सिर्फ ऐसे फील करा रहा हूँ। कहाँ पर, जहां आपका चैप्टर नंबर 5 या 6 शुरू हो जाता है, डायनेमिक्स। जो डायनेमिक्स में जब मैं प्रेशर एनर्जी बताता हूँ तो यही बोलता हूँ क्या, कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, आपने कभी कभी पौधों को पानी दिया होगा, या फिर अपनी साइकिल साफ की हो, बाइक साफ की हो, कार साफ की हो, ठीक है। तो जब कार साफ करते हो तो आप क्या बोलते हो कि भाई प्रेशर ज्यादा दे, प्रेशर ज्यादा दे, ठीक है, प्रेशर ज्यादा दोगे तो कार ना अच्छे से साफ होगी, ऐसे बोलते हो। जबकि आप क्या कर रहे हो, आगे से नोजल नहीं है, एक नॉर्मल सा पाइप है, नोजल नहीं लगी हुई मान लो, नॉर्मल सा पाइप है, तो आप क्या करते हो, प्रेशर से उसकी मड निकालते हो, प्रेशर से। आप क्या बोलते हो, प्रेशर दो, प्रेशर, ऐसे बोलते हो, वर्डिंग आपकी ये होती है, प्रेशर दे भाई, प्रेशर मार उस पर। जबकि ये प्रेशर नहीं कर रहे हो आप, उसको दबा के जब उस पर लेके जा रहे हो ना, वो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ना कि प्रेशर एनर्जी है। मैंने आपसे हमेशा बोला है, इंजीनियरिंग लैंग्वेज ना सही लैंग्वेज है, बट जो हमारी रोजमर्रा की जो लैंग्वेज है वो हमारी गलत यूज हो रखी है, तो उन्हें होने दे रहे हैं बस हम। तो ये प्रेशर एनर्जी नहीं है, ये प्रेशर नहीं मार रहे हैं हम उस पर क्या मार रहे हैं हम, काइनेटिक, ठीक है। मड जो निकल रहा है ना, कहते हैं कि भाई वहां मड लगा हुआ है, उसको निकालो, उसको निकालो, तो ये जो चीज है ना, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, ना कि प्रेशर एनर्जी। प्रेशर यहाँ ज्यादा आ रहा था, उसको आपने जब वेलोसिटी दे दी तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ऐसे हम तो चलो घर पे कर लेते हैं, जो वहां पर एक्चुअल में हो रहा होता है वो कैसे होता है। वो एक्चुअल में नोजल्स होती हैं, और नोजल्स कैसी वाली, कन्वर्जिंग टू डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग टू डाइवर्जिंग, ठीक है। तो वो क्या है, वो प्रेशराइज्ड कर रही होती है। अगर हम चीजों को प्रेशराइज्ड वे में भेजेंगे ना, तो ज्यादा मड हटेगा, या काइनेटिक भेजेंगे तो ज्यादा मड हटेगा, सोच के देखो जरा। गलती कर रहे हो, फिर से फीलिंग नहीं ले रहे हो, फीलिंग लो। मड है, मड को हटाना है, काइनेटिक भेजोगे या प्रेशर भेजोगे, प्रेशर भेजोगे, क्यों, मड को उस जगह से हटाना है तो दबाव डालोगे, या सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल की वजह से उसे फेंकना चाहोगे। मॉलिक्यूल उस पे जा रहा है, वो प्रेशर एनर्जी थोड़ी है, उसके साथ वो जाना चाहे या ना जाना चाहे, वो तो उस पर डिपेंड कर रहा है ना। एक बॉल है, छोटी सी बॉल, एक बॉल को आप ऐसे लेके जा रहे हो, फेंक रहे हो, क्या मैं आगे चलूंगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है, इतनी आ गई, बस मैं तो रुका रहा। प्रेशर एनर्जी क्या होगी, ये बॉल्स का पूरा एक क्रॉस सेक्शन बनाओ और उसको दबाव दो। अब क्या होगा, अब तो मैं आगे जाऊंगा ना, ठीक है। बहुत ज्यादा काइनेटिक स्पीड मारोगे तब जाके मैं गया, और हो सकता है कि वो मुझे काटता हुआ चला जाए, वो हो सकता है मुझे काटता हुआ चला जाए, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन रखोगे, फिर प्रेशर एनर्जी बढ़ा दी। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना, प्रेशर एनर्जी कुछ भी नहीं, मतलब एक एटम भाग रहा है, उसकी प्रेशर एनर्जी कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि अकेला एटम है वो। हाँ, अगर 2-3 एटम हो गए तो प्रेशर एनर्जी अब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैंने क्या बोला, क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहे हो तो प्रेशर एनर्जी बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब पता नहीं आप कितना समझ पा रहे हो, बट समझ गए हो या नहीं, ये बताओ, ठीक है, क्लियर। चलो, तो अभी अब हम चलते हैं मशीनरी की तरफ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड मशीनरी, ये समझो, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मशीनरी ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्टली, ये 3 बेसिस हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पर 3 बेसिस लेके चल रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, कौन सी हो गई, कल बताया था। एक कौन सी है एनर्जी, इलेक्ट्रिक, सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड, if it will convert if it will convert into मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। एक क्या हो गया तरीका, ये एनर्जी कन्वर्जन, कौन सी, स्टोर्ड को मैकेनिकल, या फिर वाइस वर्सा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू स्टोर्ड एनर्जी ऑफ फ्लूइड। एक हो गई ये वाली, भाई दोनों वाइस वर्सा थी ना, ये भी फ्लूइड मशीनरी है, ये भी फ्लूइड मशीनरी। ये कौन सी वाली टाइप है, ये है पावर प्रोड्यूसिंग, पावर कौन सी वाली पावर, टी ओमेगा,
पावर प्रोड्यूसिंग, इसको क्या बोलते हैं, टरबाइंस। इनमें क्या हो गया हमारा एग्जांपल, टरबाइंस। ये क्या है, पावर कंज्यूमिंग। कौन सी पावर, फिर से वही टी ओमेगा कंज्यूमिंग। तो इसे हम बोलते हैं पंप्स या कंप्रेशर्स या नहीं ब्लोअर्स या फिर और क्या हो गए, फैंस। ये क्या है, जो पावर कंज्यूम कर, ठीक है। ये क्या हो गई मेरी, टरबाइंस, ठीक है। टरबाइंस मतलब पावर प्लांट जिसे बोल देते हैं, ठीक है, ये टरबाइंस। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज्ड, सेकंड इज द ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज। ठीक है, पहले इससे बना लो, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज्ड। पहले ये कंप्लीट कर लो जल्दी से। आप चाहे तो ऐसे कर लो, इसको एक में लिख दो, उसके नीचे फिर ये वाला बेसिस लिख देना। मैं तो यहाँ लेके चल रहा हूँ डायरेक्टली, आप नीचे नीचे लेके चल लो। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज्ड, इनमें फ्लूइड कौन सा यूज हो रहा है, किसमें, फ्लूइड मशीनरी में। तो कौन सा यूज हो रहा है, सॉलिड होगा क्या, नहीं, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे, फिर इसको मैं यहाँ मिटा के बना दूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज, एक कौन सा होगा, लिक्विड, और एक क्या होगा, गैस। ठीक है, एक होगा लिक्विड, एक होगा गैस। तो लिक्विड में कौन कौन से हो गए भाई, ये कौन सा है, ये है मेरा वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, ये जो फ्लूइड है वो कौन सा है, वर्किंग फ्लूइड, ऐसे लिखो इसे। तो यहाँ वर्किंग फ्लूइड मेरा क्या है, लिक्विड। तो इस लिक्विड के बेसिस पर क्या क्या बन के आएगा मेरा, क्या क्या बन के आएगा मेरा, कौन सी बन के आएगी यहाँ पर, लिक्विड के बेसिस पर। लिक्विड के बेसिस पर क्या, कौन सी वाली बन के आएगी मेरी मशीन कौन सी बन के आएगी, हाइड्रोलिक मशीन, जिसमें हमारा लिक्विड क्या है, वाटर। यहाँ लिक्विड क्या है मेरा, वाटर। दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्या होगा, दूसरा लिक्विड कहाँ देखा था, दूसरा लिक्विड कहाँ देखा था, अरे पावर प्लांट में जो साइकिल थी उसमें वाटर था या नहीं था, वाटर था, लिक्विड स्टेट में था, कहाँ था, पावर प्लांट में क्या पंप यूज करते हो, कंप्रेसर, सोचो कंफ्यूज हो गए फिर से। पावर प्लांट में क्या यूज करते हो, कंप्रेसर या पंप या कंप्रेसर, दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो, कंप्रेसर चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। कर रहे हो गड़बड़, कर रहे हो, सोचो। आपने कंप्रेसर पढ़ा था पावर प्लांट में, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पावर प्लांट में कंप्रेसर पढ़ा था, तो फिर कंप्रेसर हमने क्यों पढ़ लिया। पावर प्लांट में जब हमारे पास स्टीम जनरेशन होता है तब हम पंप यूज करते हैं, ठीक है। कंप्रेसर जो पढ़ा था वो कौन से वाले के लिए था, वो था गैस पावर प्लांट के लिए। जब हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल को पावर प्लांट में पढ़ते थे, गैस टरबाइन भी तो थी पावर प्लांट के अंदर, ये है हमारा स्टीम जनरेशन किसके अंदर होता है, बॉयलर्स, ये वाला। जब हमारे पास लिक्विड स्टेट को पंप करना होता है, यहाँ से यहाँ, तब क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट को पंप से। जबकि गैसेस स्टेट को अगर पंप करना है, गैसेस, तब कंप्रेसर, ठीक है, गैसेस स्टेट को। और ये गैसेस स्टेट वाली कौन सी कहानी थी, ये थी गैस टरबाइन में। वहां ये नहीं ग्राफ बनता था, वहां ये ग्राफ नहीं बनता, वहां क्या ग्राफ बनता था, टीएस में वहां ग्राफ बनता था ये वाला। अरे यार, ये है कंप्रेसर, ये है टरबाइन गैस, तब ये गैस कंप्रेसर था, ये गैस टरबाइन थी। ये क्या है, ये है लिक्विड पंप, है ना, क्योंकि यहाँ होती है लिक्विड स्टेट, याद है ना, ये लिक्विड स्टेट क्रिटिकल पॉइंट। इससे आगे है वेपर स्टेट, यहाँ है ये टरबाइन। कौन सी टरबाइन, ये है हमारी, गैस नहीं बोलेंगे इसे, बेसिकली वेपर बेसिस पर टरबाइन बोल देंगे। सेंस सही है आपका गैस, बट उसे गैस जनरली बोलते नहीं है।
ठीक है, ये वेपर सेंस में होती है, सेंस बिल्कुल सही है, उसमें मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो लिक्विड वाटर हम हाइड्रोलिक मशीन होगी, फ्लूइड मशीनरी में एक हो गया हमारे पास क्या, एक हो गया हमारे पास स्टीम जनरेटर, सॉरी स्टीम टरबाइंस, स्टीम टरबाइंस ये भी हमारी क्या है, इसका हाफ साइकिल क्या होता है, लिक्विड, तो आप इसे क्या बोलोगे, सेमी लिक्विड एंड सेमी वेपर साइकिल। आपने ये नाम शायद सुना भी होगा, सेमी लिक्विड एंड सेमी वेपर साइकिल। कौन सी, जो हमारी पावर प्लांट की पावर जनरेशन साइकिल होती है, जो बॉयलर वाली होती है, ठीक है, जिसमें बॉयलर होता है, जो मतलब मेरी एक तरह से क्या बोलूंगा मैं उसे, वाटर साइकिल। ठीक है, या एक और नाम होता है इसका, कौन सी वाली साइकिल है ये, रेनकाइन साइकिल। ठीक है, ये हमारी रेनकाइन साइकिल। ठीक है, तो रेनकाइन साइकिल में ये, और ये वाली कौन सी थी, ये थी ब्रेटन साइकिल। ठीक है, तो रेनकाइन साइकिल में सेमी लिक्विड एंड सेमी वेपर कंडीशन होती है, सेमी लिक्विड एंड सेमी वेपर कंडीशन। ठीक है, चलो मैंने इसे सेमी लिक्विड सेमी वेपर को मैंने इस साइड रख दिया। ठीक है, अब गैसेस में देखो, गैसेस कौन सी हो गई, गैसेस साइकिल कौन कौन सी हो जाएंगी, गैसेस वाली चीजें। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड के अंदर और क्या आ गया, लिक्विड के अंदर सेमी टरबाइन सेमी वेपर साइकिल। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास लिक्विड है वो किससे रिलेट कर रहा है, वो कर रहा है एक्चुअली पंप से। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, पंप। एक्चुअली कौन सा वाला लिक्विड वाला पार्ट है, पंप, जबकि टरबाइन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो आपने अगर इसमें और देखा तो क्या है हमारी, गैस टरबाइंस, गैस टरबाइंस। ठीक है, इसमें हमारी कौन सी गैस टरबाइन, साथ ही कौन से हो गए, कंप्रेसर्स। ठीक है, साथ ही कौन से हो गए, ब्लोअर्स, साथ ही कौन से हो गए, फैंस। अब ये आप कहोगे ब्लोअर और फैन क्या है, अभी समझा दूंगा लास्ट में। ठीक है, अभी फिलहाल क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज्ड, फ्लूइड मशीनरी हमारी टाइप की हो गई, कितने, दो टाइप की, एक लिक्विड है और एक गैसेस है। तो लिक्विड के अंदर मैंने ये क्या है, ये पूरी क्या है, ये फ्लूइड मशीनरी है क्या पूरी, ये है हमारा पूरा सिस्टम, उसमें जो ये चीजें हैं ये मशीनरी है या नहीं है। पंप क्या है, फ्लूइड मशीनरी, ये आपका जो टरबाइन है वो क्या है, फ्लूइड मशीनरी, है ना, दोनों ही क्या है, फ्लूइड मशीनरी। तो इसमें से एक फ्लूइड मशीनरी आप इसमें रख सकते हो लिक्विड में, एक फ्लूइड मशीनरी आप गैस में रख सकते हो। ठीक है, वेपर वाली अगर कह के चल रहे हो तो गैस टरबाइन भी इज ए फ्लूइड मशीनरी, कंप्रेसर इज आल्सो ए फ्लूइड मशीनरी, ब्लोअर एंड फैंस भी फ्लूइड मशीनरी है, बट वो गैसियस टाइप की है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, अब इसमें देखो ऑन द बेसिस ऑफ मोशन में फर्स्ट है एंड सेकंड है। फर्स्ट इज द स्टैटिक एंड सेकंड इज द डायनामिक। अब आप कहोगे सर जो स्टैटिक है उस चीज को आपने एनर्जी को कैसे ले लिया, क्योंकि स्टैटिक में तो एनर्जी होती नहीं, जैसे अभी समझाया भी मैंने। ठीक है, तो स्टैटिक का एक पर्टिकुलर टाइप है, स्टैटिक का एक पर्टिकुलर टाइप है, एक्चुअली स्टैटिक है नहीं। ठीक है, नहीं पोटेंशियल वाली चीजों में मत कंफ्यूज हो, यहाँ प्रेशर भी होती है। ठीक है, बट ये नाम है सिर्फ, स्टैटिक में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ फ्लूइड नहीं आ रहा, कुछ फ्लूइड नहीं जा रहा, कोई फ्लूइड नहीं आ रहा, कोई फ्लूइड नहीं जा रहा, हम ऐसा महसूस करते हैं उस चीज में। ये कहाँ, ये चीज मैं पढ़ाऊंगा, लास्ट वाला चीज है, क्या है हमारा, पंप्स। इनमें मैं समझाऊंगा कि इसे हम स्टैटिक मान सकते हैं, है ना। तो अभी फिलहाल इस चीज को लिख लो कि एक होते हैं स्टैटिक टाइप और दूसरी हो गई हमारी रोटोडायनामिक, इसे हम बोल देते हैं रोटोडायनामिक। यही है हमारी जनरली मशीनरी। ठीक है, इसमें से एक हो जाती है जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये कैसे काम करता है उसके बारे में बात करूंगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, रोटोडायनामिक। रेसिप्रोकेटरी ही है सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वाला सेंस। ठीक है, अब ये स्टैटिक में आप ये मत सोच लेना कि सिर्फ पोटेंशियल जैसे अमन जी आप सोच रहे हो, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेंस है, वो सेंस तभी समझ में आएगा जब इसकी वर्किंग समझोगे। तो ये हमारा सबसे लास्ट में पार्ट जाएगा। ठीक है, ये उतार लिया इस साइड वाला। on the basis of motion.
ठीक है। अगर मैं रोटोडायनामिक की बात करता हूं तो रोटोडायनामिक को हम एनर्जी टाइप से, अब फिर फर्दर रोटोडायनामिक के टाइप लिखेगा। रोटोडायनामिक मशीन्स जो हैं, ठीक है, रोटोडायनामिक फ्लूइड मशीन्स जो हैं उनके फर्दर ट्रांसफर हो गए ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी कन्वर्जन ऐसे बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। एक कौन कौन सी एनर्जी कन्वर्जन अभी समझाया था, कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका एनर्जी स्टोर्ड से किसमें कन्वर्जन, किसमें कन्वर्जन, एनर्जी स्टोर्ड से ऑफ द फ्लूइड किसमें कन्वर्ट करते हो, एनर्जी स्टोर्ड है हमारे पास उसे किसमें कन्वर्ट करते हो, किसमें, काइनेटिक नहीं, उसे जनरली हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। फाइनली तो मैकेनिकल है ना, काइनेटिक से करो या प्रेशर से करो, अभी वही समझाना है मुझे, उसे काइनेटिक से करो या प्रेशर से करो, बट करते तो हो, ठीक है। जैसे कि वो था हमारा रिजर्वोयर, रिजर्वोयर में क्या, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड, किसमें कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल में। याद है ना, कल पेल्टन व्हील वाला फिगर बनाया था, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड किसमें कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, या फिर मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी स्टोर्ड में। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट होती ही है, मैंने अभी जो समझाया वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, या तो मैकेनिकल स्टोर्ड में होगी या फिर स्टोर्ड मैकेनिकल में होगा। अगर एनर्जी स्टोर्ड मैकेनिकल में हो रही तो वो क्या है मेरी, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, दैट इज द टरबाइन्स। आप ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रट रहे हो चीजों को, आप सोच ही नहीं रहे हो जरा सा भी। कल मैंने टरबाइन्स समझा दिया ना थोड़ा बहुत, है ना, कल मैंने आपको पंप समझा दिया ना थोड़ा बहुत, तो आप इन चीजों को थोड़ा रिलेट क्यों नहीं कर रहे हो। एनर्जी स्टोर क्या है बताओ ना जरा, एनर्जी स्टोर क्या है, नोट्स में मत देखो, एनर्जी स्टोर बताओ माइंड में क्या चल रहा है। एनर्जी स्टोर क्या है, हाँ, रिजर्वर में क्या है, वाटर में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और क्या क्या चीजें हैं, इंटरमोलिकुलर एनर्जी भी है। कल यार 2-3 एग्जांपल दिए थे आपको समझाने के लिए तो दे रहा हूँ, वो माइंड में सेट करो यार, माइंड से क्यों निकाल देते हो आप, मुझे समझ नहीं आता। माइंड में सेट करो कि हमारे पास एक इंटरमोलिकुलर एनर्जी होती है जो कि स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाइट के हिसाब से वो स्टोर्ड हो गई, ठीक है, वो हमारी स्टोर्ड एनर्जी है। उन स्टोर्ड एनर्जी को, स्टोर्ड एनर्जी कल 2 टाइप से बताई थी, एक है स्टैटिक में, एक है काइनेटिक में, डायनामिक में। तो स्टैटिक में क्या हो गई, सिर्फ इंटरमोलिकुलर एंड पोटेंशियल। अगर वो डायनामिक में है तो क्या उसके अंदर स्टोर्ड नहीं है, कौन कौन सी है स्टोर्ड, कौन कौन सी है, काइनेटिक भी है, प्रेशर भी है, और पोटेंशियल भी है, और इंटरमोलिकुलर भी है, चारों हैं, वो हमारी फ्लो वाली एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। अब आप जरा सोचो मैंने क्या बोला, एनर्जी स्टोर्ड से फाइनली क्या घुमाना है, क्या घुमाना है, शाफ्ट, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो फाइनली अगर शाफ्ट घुमाना है तो आप क्या कर रहे हो, जो भी एनर्जी स्टोर्ड है, ये सारी की सारी सब एनर्जी स्टोर्ड है, कन्वर्जन होने दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो गया, काइनेटिक में, किस सेंस में, इंपल्स टरबाइन में। अभी लास्ट आगे समझाना, इसीलिए सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि रटना ना पड़े आपको, कि इंपल्स टरबाइन में क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है। रिएक्शन टरबाइन में जो ये स्टोर्ड एनर्जी है ना, कौन सी वाली, कौन सी वाली, पोटेंशियल, वो किसमें कन्वर्ट होती है, रिएक्शन टरबाइन में, वो रिएक्शन टरबाइन में होती है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट। कि प्रेशर एनर्जी क्या है, ये प्रेशर एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है या मैकेनिकल है, ये फंस गए। मैंने आपसे क्या बोला, आप ना कन्वर्जन के बाद में ना सीधा क्या लेके आ गए, रटा हुआ चीजें मैकेनिकल, कन्वर्जन के बाद क्या लेके आ गए, मैकेनिकल। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, स्टोर्ड एनर्जी है, कल वाला ही फिगर लेके चलो, हर चीज को रटने की कोशिश करते हो, कल वाला ही चीजें लेके चलो, क्या कि यहाँ एनर्जी रिजर्वोयर में स्टोर कर रखी है, यहाँ आपने नोजल लगा के इस चीज को, व्हील को चलाया, यहाँ जब व्हील चलाओगे तो यहाँ प्रेशर एनर्जी आएगी क्या, प्रेशर एनर्जी आएगी क्या, यहाँ पर ये बताओ, प्रेशर एनर्जी आएगी क्या, व्हील को चला रहे हो, किसमें चला रहे हो, किसमें चला रहे हो, एटमोस्फेयर में, क्या प्रेशर एनर्जी आएगी। मैंने अभी क्या समझाया, जब नोजल से आपने सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर दी, किसमें कन्वर्ट कर दी, काइनेटिक में, भाग रहे हैं मॉलिक्यूल बस। प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना है, कितना, अरे विजुलाइज कर सकते हो, बहुत कम नहीं, विजुलाइज कर सकते हो सीधा। अभी तो छोटी छोटी गलती कर रहे हो। हमेशा प्रेशर क्या होता है, इक्विलिब्रियम में,
अगर प्रेशर कहीं ज्यादा तो उधर की तरफ जाएगा, फ्लो उधर की तरफ जाएगा जहां प्रेशर कम है। यहाँ बताओ क्या हो रहा है। मैंने कहा है कि एटमॉस्फेयर में ओपन है, ये व्हील है यार। एक बात बताओ, क्या है मतलब बॉडी बोर्ड देखते रहते हो क्या? इमेजिनेशन चलती है या नहीं चलती है? इमेजिनेशन भाई, इंजीनियर हुए मैकेनिकल यार, इमेजिनेशन तो भाई तगड़ी होती है। ठीक है, ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है? ये यहाँ पर रखी हुई है। आप पहाड़ों की वादियों में हो अंदर, और पहाड़ों पे क्या लगा हुआ है? रिजर्वोयर लगा हुआ है, यहाँ आप व्हील चला रहे हो। फील तो क्या करो, वैसे इतनी एनिमेटेड मूवी देखते रहोगे और ये फील नहीं कर पा रहे हो। पहाड़ों में हो, यहाँ खड़े हो, नीचे नीचे खड़े हो, और नीचे खड़े होके क्या देख रहे हो? पानी आ रहा है ऊपर से पेनिस्टॉक के थ्रू, और यहाँ से क्या है, एक व्हील है, व्हील पर क्या आ रहा है? देख के मार रहा है वो, यहाँ पर ये जा रहा है। ठीक है, अब ये जो नोजल से निकल रहा है वो कहाँ दिख रहा है भाई? आपको आंखों से दिख रहा है, बाहर जाता हुआ दिख रहा है, नोजल से बाहर आता हुआ दिख रहा है। किसमें आ गया वो? एटमॉस्फेयर में। प्रेशर एनर्जी कितनी हो गई? एटमॉस्फेरिक। और एटमॉस्फेरिक को जनरली हम क्या मान के देते हैं? जीरो। सारी की सारी किससे आ रही है? काइनेटिक से। सारी की सारी एनर्जी किससे घूम रहा है व्हील? काइनेटिक से, है ना? तो अब ये बताओ जरा, अब ये बताओ जो आप अभी आंसर दे रहे थे मुझे, क्या कि पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में। पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में। ये फ्लूइड मशीनरी का काम है, यही फ्लूइड मशीनरी का काम है। पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में। ये फ्लूइड मशीनरी का काम है। कल कुछ समझाया था, व्हील घुमाना काम है, ये चीज थोड़ी ये काम है फ्लूइड मशीनरी का। ये कोई यहाँ फ्लूइड मशीनरी लग गई क्या? ये व्हील आपने लगा दिया, हटा दियो इसे, हटा दो, खत्म करो इसे। क्या यहाँ पर पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो गई? यहाँ स्टोर्ड फॉर्म कैसी है? यहाँ स्टोर्ड फॉर्म कैसी है? स्टैटिक। कौन सी? पोटेंशियल। यहाँ स्टोर्ड फॉर्म कैसी है? यहाँ स्टोर्ड फॉर्म कैसी है? काइनेटिक। है तो अभी वो स्टोर्ड फॉर्म ही ना भाई, है तो अभी वो स्टोर्ड फॉर्म, बट कौन सी वाली? काइनेटिक। क्यों? मोशन में नहीं, वर्ड यूज करो, कौन सा वाला है, क्यों है ये काइनेटिक? कन्वर्ट क्यों किया? हमारे पास पैसे ज्यादा थे, पेनिस्टॉक क्यों बना दिया हमने? सीधा टरबाइन यहाँ लगा देते, कल को समझाया था, सीधा टरबाइन यहाँ उठा के लगा देते ना। पेनिस्टॉक बनाया क्यों? ज्यादा पैसे आ रहे थे। फिर से वही वाली चीजें, जहां गलती हो ना समझ जाएगा, तो ज्यादा पैसे हैं उस बंदे के पास, ठीक है, और ज्यादा पैसे किसी के पास नहीं है, सब अपना अपना बिजनेस खेल रहे हैं। जब वो बिजनेस खेलेंगे तो यहाँ पर भाई लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि मुझे लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड में बदलना है। क्यों? क्योंकि हाई ग्रेड होगी तभी तो घुमाएगी। लो ग्रेड यहाँ बैठी है, टरबाइन लेके चले जाओ, घुमा देगी वो? नहीं। तो यहाँ किसे घुमा रही है वो? हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्जन करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आप मैकेनिकल एनर्जी नहीं ले सकते हो। फ्लूइड मशीनरी लगाने का कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही हो? टैंक में जाके व्हील रख दो, घूमेगा? नहीं घूमेगा जब तक उस पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो? काइनेटिक में, हाई ग्रेड एनर्जी में। या तो हाई ग्रेड काइनेटिक में करो, दूसरी हाई ग्रेड कौन सी है? कौन सी? प्रेशर। या फिर प्रेशर में करो, वो जो प्रेशर में होती है वो कौन सी हो जाती है? दैट इज द रिएक्शन टरबाइन। उस रिएक्शन टरबाइन में होती है केसिंग, और केसिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आता। वो कहानी उस टाइम पर बात करेंगे। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि काइनेटिक एनर्जी, रोटोडायनामिक मशीन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। डायनामिक है, खत्म कर दिया हमने, स्टैटिक स्टैटिक सब, और रेसिप्रोकेटिंग पंप है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, या तो क्या होगा? स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, ये सभी स्टोर्ड एनर्जी है, अंदर अंदर कन्वर्जन करवा रहे हो। क्योंकि क्या कर रहे हो? लो ग्रेड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? हाई ग्रेड में। हाई ग्रेड में देखो, सब्जेक्ट कभी भी रटना नहीं होता है। आप कोशिश ये किया करो कि कॉन्सेप्ट एटलीस्ट पढ़ा करो, समझा करो, कभी रटोगे नहीं। बट अगर चीजें रटने वाली होती हैं, जैसे कुछ वैल्यूज होती हैं, सिर्फ उनको रटो। जेई में भी ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन वैल्यूज का जाता है, मैक्सिमम 10% वैल्यूज के क्वेश्चन होंगे, बाकी सब तो कॉन्सेप्चुअल होंगे ना। तो हर चीज पर रटने की कोशिश क्यों करते हो कि रटा रटाया क्वेश्चन आएगा? आप सोचा करो कॉन्सेप्ट को। तो लो ग्रेड से हाई ग्रेड एनर्जी कन्वर्जन का काम नहीं होता मेरा फ्लूइड मशीनरी का। ये काम किसका है? हमारा सिंपल एक सिस्टम का। ये आपने पेनिस्टॉक लगा दिया, कन्वर्ट हो गया। ये फ्लूइड मशीनरी थोड़ी, फ्लूइड मशीनरी ये है। स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? कौन सी स्टोर्ड एनर्जी? हाई ग्रेड। हाई ग्रेड स्टोर्ड एनर्जी पहले बनाना जरूरी है, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर रहे हो मैकेनिकल में। तो ये क्या है मेरा? टरबाइन। तो ये मेरा क्या हो गया? टरबाइन। ये टरबाइन ही तो था, ठीक है, ये टरबाइन हो गया। कौन से टरबाइन हो जाएंगे? रोटोडायनामिक के कुछ भी हो जाएंगे, गैस टरबाइन हो जाएंगे, गैस टरबाइन हो जाएंगे। अब मैंने ये थोड़ी रखा कि फ्लूइड के बेसिस पर, फ्लूइड के बेसिस पर मतलब ईएस को एमई में कन्वर्ट कर दे। गैस टरबाइन हो जाएंगे, स्टीम टरबाइन हो जाएंगे, और कौन से हो जाएंगे? और कौन से हो जाएंगे? हाइड्रोलिक टरबाइन।
हाइड्रोलिक मतलब वाटर ऑपरेटेड, ये वाले जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करना। कल वाला पंप वाला फिगर फिर से दिखा दूं थोड़ा सा रफली। ठीक है, ये हो गया पंप वाला फिगर रफली, समझाया था कल कुछ, समझाया था कुछ। ठीक है, याद होगा ये थोड़ा, ऐसे था। अब बताओ यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, वाटर मुझे क्या करना है, यहां से यहाँ पहुंचाना है, ये मेरा पर्पस है। पर्पस क्या है, यहाँ से यहाँ वाटर को पहुंचाना। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कैसी मिल रही है मुझे, यहाँ पर पहुंचाना है, तो एक पोजीशन पर पहुंचाना है, सो पोटेंशियल एनर्जी है ना। ये कोई मैकेनिकल एनर्जी है क्या, नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल के टाइम पर, 11वें के टाइम पर नहीं, 11वें के टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी ही थी मैकेनिकल भी। अभी हम मैकेनिकल इंजीनियर, हमें पता है मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है, जो शाफ्ट को घुमाई, सिर्फ हम उस चीज को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, बाकी सारी क्या है, स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इस पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर वाटर को पहुंचाने के लिए आपको यहाँ क्या बना के रखना पड़ा था, यहाँ बना के रखना पड़ा था प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये चीज अभी थोड़ी समझ में नहीं आएगी, ठीक है, फिलहाल अभी समझेंगे इसे। एक्चुअली दोनों चीजें होती हैं, वो रिएक्शन टरबाइन में, जब रिएक्शन टरबाइन समझाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल समझो ये कौन सी है दोनों फॉर्म, ये दोनों फॉर्म कौन सी है, कल याद है ना, यहाँ से इस चीज को कन्वर्ट किया था किसमें, यहाँ तक ऐसे फ्लो कराया था, कल चीजें याद है या नहीं है, ये फ्लो करा के यहाँ तक पहुंचा देता है ऐसे। तो आउटकम पर क्या आया मेरा, ये क्या है, हाई ग्रेड, ये क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी। किससे कन्वर्ट हुई, किससे कन्वर्ट हुई, जब तक ये चलाओगे नहीं तब तक ये आएगा क्या, नहीं। तो आपने किससे कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया, स्टोर्ड एनर्जी। और वो स्टोर्ड एनर्जी पहले कौन सी है, पहले कौन सी है, हाई ग्रेड। और इस हाई ग्रेड ने क्या किया, क्योंकि यहाँ हाई ग्रेड एनर्जी है, वो क्या देखेगी, पाथ देखेगी। ठीक है, उसे दिख रहा है यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, यहाँ प्रेशर क्या है, ज्यादा है प्रेशर एनर्जी में, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ एटमॉस्फेरिक है, क्या होगा, वाटर ऊपर को लिफ्ट करेगा, ऊपर को लिफ्ट करेगा ग्रेविटी के अपोजिट, क्योंकि ये हाई ग्रेड एनर्जी है। ठीक है, तो हाई ग्रेड से लो ग्रेड में कन्वर्जन होगा, तो ईएस लो ग्रेड, समझ रहे हो, यहां पर क्या होगा इस लाइन में, ईएस लो ग्रेड, ठीक है, को कन्वर्ट पहले किस में कर रहे हो, ईएस हाई ग्रेड में, फिर वो हाई ग्रेड किस में कन्वर्ट हो रही है, एमई में। एमई किस में कन्वर्ट करती है, हाई ग्रेड, हाई ग्रेड किस में कन्वर्ट होगा, लो ग्रेड। ठीक है, तो ये वाले जो हैं, ये वाले एग्जांपल कौन से हो गए हमारे, पंप, कंप्रेसर। ठीक है, पंप, कंप्रेसर। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई है। कल वाले में चाहे तो उसी वाले फिगर में जो आपने पंप वाला बनाया था उसमें यहाँ हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड लिख लेना। ठीक है, आपको याद आ जाएगा क्या समझाया था, हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड। ठीक है, याद आ जाएगा मैंने क्या यहाँ समझाया था। और इसमें भी ऐसे ही वहां पर लिख लेना, दिस इज द लो ग्रेड एंड दिस इज द हाई ग्रेड। कौन सी हाई ग्रेड, ये काइनेटिक एनर्जी। उन्हीं फिगर्स में ये दो चीजें और ऐड कर लो, डबल फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। बना लिया, लिख लिया हो, ये हो गया। ये अभी इतना लिखा है, इसके नीचे अभी लिखवा रहा हूँ चीजें। ठीक है, यहाँ लिखवा रहा हूँ, ये बताओ यहाँ तक हो गया, इसको मिटा दूं, भाई देखो ऐसा है, प्लीज यार रिवाइज करते चलो। और एक बात बताओ, यूकेपीसी बस एक बार नोटिफाई और कर दे अपना कि मैकेनिकल में कितना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर से लग जाओ। अगर ये चीज आ गई ना तो सबसे बढ़िया चीज है, इससे बेटर चीज नहीं मिलेगी। अगर इसमें वैकेंसी आ गई तो सोच के चलना, इससे बेटर चीज आपको कभी नहीं मिलने वाली। और ये भी फिक्स है कि ये इलेक्शन से पहले पहले होना है। ठीक है, अगर ये आता है अभी तो इलेक्शन से पहले पहले होगा, और अगर होगा तो फिर तैयारी अपनी उसी हिसाब से रखो। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इससे बढ़िया मैकेनिकल डिप्लोमा वालों को नहीं मिलने वाली। मैकेनिकल बीटेक वालों के लिए होता है गेट, बट मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए ये वाली वैकेंसी जो यूके ने निकाल लेगा वो सबसे बेस्ट है। बस इसको समझ लो कि इसमें निकाल लो, बन जाओ जेई, बस इसके अलावा कुछ नहीं, फिर प्रमोशन लेते रहना। ठीक है, ये निकाल लिया, हो गया काम। क्योंकि एसएससी जेई में वैकेंसी इतनी नहीं आएगी जितनी अगर इसमें आ गई तो। अब बस यही है कि आप हमारी वैकेंसी आ जाए, कम से कम 200 के आसपास आ जाए। ठीक है, बस ये चीज आप प्रे करके चलो। बट इसका मतलब ये नहीं है अगर उन्होंने वैकेंसी निकाली ना अक्टूबर के टाइम पर,
फंस जाओगे फिर। इसलिए तैयारी अभी से रखो, तैयारी अभी से रखो, रिवीजन करते चलो। जैसे फ्लूइड मशीनरी चल रहा है तो इस फ्लूइड मशीनरी के साथ में एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसका रिवीजन करो। कोई सा भी XYZ कोई सा भी सब्जेक्ट पकड़ो, उसका रिवीजन करो और क्वेश्चंस लगाओ, उसके क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो अगर मेरे से सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आई थिंक मैंने उसमें दिए होंगे पोस्ट प्रोडक्शन के लास्ट छोड़ के। बाकी प्रीवियस ईयर मैंने आपको सोम के भी दिए हुए हैं सब कुछ, मतलब प्रीवियस ईयर इन द सेंस जो मैंने असाइनमेंट वगैरह दिए हुए हैं उन वाले क्वेश्चंस को लगाओ। साथ ही अपनी जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हो उसको लगा लो, जैसे खुरमी कर रहे हो तो खुरमी लगा लो। ठीक है, ये चीजें अब लगानी शुरू करो फिर से, क्योंकि आप ये मत सोचो कि आपने पहले लगा ली थी लगी हुई है। जब एग्जाम होता है ना उसके पास में प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है। आपने चाहे कितनी बार भी सोम पढ़ लिया हो, कितनी बार भी FM पढ़ लिया हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन चीज होती है एग्जाम के पास प्रैक्टिस की है या नहीं की है, तो ये सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पास प्रैक्टिस करो, स्टार्ट कर लो फिर से, जो भी सब्जेक्ट पकड़ो उसका रिवीजन लो। ठीक है, कम से कम ये 2-3 चीजें लेके चलो अपनी अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अपने दिन में कम से कम ये 2-3 चीजें लेके चलो। मैं ये नहीं कह रहा इतने घंटे पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूँ ये 2-3 चीजें निपटा के ही सोना है। अब चाहे ये चीज कितनी भी घंटे में करो आप, वो आपकी मर्जी है। नॉन टेक भी आएगा, उम्मीद तो ये है पूरी, उम्मीद तो है कि नॉन टेक आना चाहिए। यूपीएससी अभी देखो नोटिफिकेशन आने दो, क्योंकि नोटिफिकेशन पर ही डिपेंड करेगा अच्छे से। हाँ, अभी ये कुछ भी क्लियर नहीं है, अभी एक बार आने दो, क्योंकि एक तो ये बहुत ही टाइम के बाद आ रहा है। ठीक है, हाँ बहुत ही टाइम के बाद आ रहा है। ठीक है, जो यूके पीएससी का एई वाला है, मैं उसको भी बता सकता हूँ क्योंकि वो अभी नोटिफिकेशन में निकला हुआ था। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसमें क्या हो रहा है, उसमें जीएस भी है, उसमें इंग्लिश भी है, उसमें हिंदी भी है। ठीक है, उसमें फिर आपका टेक्निकल भी है। तो ऑब्वियस है यूके पीएससी में इतना, सॉरी जेई में इतना टफ तो नहीं रखने वाले। ठीक है, या तो 2 पेपर की जगह 1 पेपर होगा आपका, उनका टेक्निकल भी 2 पेपर है। ठीक है, या तो आपका टेक्निकल 2 की जगह 1 होगा और 1 जीएस हो जाएगा, हद से इतना हो सकता है। बिल्कुल सेम नहीं होगा यार, वो एई जॉब है, ये जेई जॉब है। अगर वो बिल्कुल सेम रहा तो भैया मेहनत और डबल करना शुरू कर दो। ठीक है, अगर वही पैटर्न रहा, क्या चीज, यही तो कह रहा हूँ, अगर वही पैटर्न रहा, अगर वही पैटर्न रहा, क्योंकि देखो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो यूपीपीएससी जेई का होता है वो ऐसा नहीं होता, जो यूपीपीएससी जेई का होता है वो हमारा यूपीपीएससी एई जैसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए यूकेपीएससी जेई वाला हो सकता है यूकेपीएससी एई से चेंज कर दिया जाए, और हो सकता है मनीष जी की बात सही है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला है। तो अगर ये सही हो जाए क्या कि यूकेपीएससी एई का पैटर्न पूरा आ रहा है, तो भैया मेहनत डबल कर दो, क्योंकि क्या होगा फिर, सिविल का अभी नोटिफिकेशन थोड़ी आया है, अभी सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज आई हैं। नोटिफिकेशन अभी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं आया है कि ये वाली चीजें हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है। ठीक है, आपने पढ़ लिया तो वो बताने वाली बातें हैं अभी। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होता तो फिर मैं मानता आपकी बात को। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है कि 960 वैकेंसी है। ठीक है, जो अभी मतलब कुछ नोटिफिकेशन से पहले कुछ होता है कि वैकेंसी इतनी आ रही है ये वो। ठीक है, तो वो चीज है। अभी मैकेनिकल की भी पता है आपको, क्योंकि अभी तक आई नहीं है ना, बात ये नहीं, अभी आई नहीं है। ठीक है, तो वो चीज है। तो चलो, नहीं अभी तो खैर अभी अभी सिविल को ही बोला है, अभी सिविल को ही बोला है कि 960 है। और जब भी, और जब भी आएगा ना, जब भी फॉर्म आएगा तो वो एक साथ ही आएगा, जब भी फॉर्म आएगा वो एक साथ आएगा। ठीक है, हाँ यार अभी से निगेटिव हो गए आप तो, अभी से निगेटिव होना तो छोड़ो ना फिर सब कुछ। अभी से निगेटिव, इतना निगेटिव मत बनो, हो सकता है 960 सिविल की ही हो। कोई जो बंदा सिविल का गया होगा सिविल की तो पूछ के आएगा ना वहां पे। ठीक है, जब सिविल की पूछेगा तो सिविल की तो बताएगा वो। अरे यार वही तो मैं कह रहा हूँ कि निकलेगी, निकलेगी, बट उस निकलने का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम कुछ भी क्लियर नहीं बोल सकते कितनी है। अभी सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स हैं कि 960 सिविल की है। ठीक है, ये है, टोटल नहीं बोला गया, सिविल बोला गया है, ये र्यूमर्स है। अब अगर ये र्यूमर अच्छी हो गई तो बढ़िया है, क्योंकि फिर मैकेनिकल की हो सकता है कि कम से कम 100 से 150 हो तो सके। 960 मैकेनिक सिविल की चाहिए तो मैकेनिकल की भी तो चाहिए होंगी, 100 से 150 कम से कम तो होंगी, ये चीज है। ठीक है, और अगर ये टोटल हुई तो ठीक है भाई, टोटल ही होंगी, र्यूमर उल्टा था। ठीक है, फिर देखते हैं तब क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इन र्यूमर्स के ऊपर फंसो मत। जिस दिन आया उससे 1 महीने के अंदर अंदर पेपर हो सकता है, फिर क्या करोगे। अदर स्टेट वाले नहीं है,
ये फायदा है। फिर क्या करोगे मनीष जी, फिर ना इन चीजों पे फंसे रह जाना बस कि इतनी सोची थी इतनी आ गई है, सिलेबस कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तो प्लीज अभी फोकस करो अपनी पढ़ाई पर, है ना। और ये मान के चलो नवंबर में एग्जाम हो रहा है, एग्जाम्पल ये मान के चलो नवंबर या दिसंबर में एग्जाम में हो रहा है, सितंबर में अगर उन्होंने वैकेंसी दे दी, मान लो अगर 31 तारीख तक भी दे दी ना, तो वो अक्टूबर के लास्ट तक एडमिट कार्ड दे देंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि यूके यूके का ड्रामा है ना, हमें इधर उधर जाना ही नहीं है, चीजें बहुत इजीली हो सकती हैं। ठीक है, समझ रहे हो। एक महीने में अगर एडमिट कार्ड आ गया तो फिर रोना नहीं है बैठ के कि यार पहले से तैयारी नहीं की थी, पहले से तैयारी है आपकी, बस आपको क्या करना है, रिविजन। एक बार रिवीजन कर लो चीजों का। रिवीजन कब होगा, रिवीजन कब होगा कि सिर्फ और सिर्फ एफएम पढ़ रहे थे सर 20-25 दिन से, आप एक महीने बाद यही बोलोगे सर फ्लूइड मशीनरी चल रही थी, कितने नंबर आते हैं, 5 नंबर आते हैं। क्या कर लिया हमने 25 दिन से, फ्लूइड मशीनरी पढ़ रहे थे सर बस 2-3 घंटे। अरे भाई 2-3 घंटे फ्लूइड मशीनरी पढ़ रहे थे ना, 24 घंटे के और घंटे कहाँ चले गए आपके। वो क्या मेरे हाथ में है, वो आपके हाथ में है। वो जब आपके हाथ में है तो रिविजन करो ना आप जब रिविजन करोगे तभी तो कुछ होगा। रिवीजन करोगे, क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन मेरे से पूछ लो आके। देखा नहीं, मतलब जो स्टूडेंट करता है ना वो खुद से पूछता है, कहीं से भी टाइम निकाले वो पूछ लेता है कि हाँ भाई सर ये वाली चीजें हमें बता दो, चाहे मेरे पास 10 मिनट आ रही है, 10 मिनट में पूछ लेंगे वो। ठीक है, यही होता है। आप जब खुद ही मेहनत नहीं करोगे तो फिर मैं क्यों बताऊंगा आपको, मैं तो नहीं बता रहा, मेरा काम हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं क्यों बताऊंगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। मैंने बता दिया कि ये चीजें करो तो आपको करनी है ना वो, तो उन चीजों को करना सीखो। आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, किसके लगा लो, एसएससी जेई के ही लगा लो आप, इसके लगा लो कि आपके सारे प्रीवियस ईयर निकल जाएंगे। किस सेंस में, चाहे यूकेपीएससी वाले ही देखो, वो भी आपके इन्हीं क्वेश्चंस को पकड़ेगा। हाँ मैं उन डाटा स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ तो खुरमी को पकड़ लो, ठीक है, डाटा स्पेसिफिक लेना खुरमी को पकड़ लो, हो गया काम। ठीक है, जो छोटे छोटे डाटा स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं वो ले लो, साथ में एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर लगा लो, एटलीस्ट इतना कर लो, टेक्निकल के लिए इतना काफी है। ठीक है, टेक्निकल के लिए इतना काफी है। बाकी जो मैं क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिए हुए, एमडी के असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हुए उनको करो। ठीक है, सोम के असाइनमेंट है उनको करो, एफएम के सर ने दिए थे उनको करो, ये सारी चीजें करो, थर्मो के जो असाइनमेंट दिए उनको करो, टोम के हैं उनको करो, असाइनमेंट करो प्लस ये 2 चीजें करो। यही 2 चीजें और ये असाइनमेंट करते करते आप कम से कम 2 सब्जेक्ट पकड़ोगे रिवीजन के लिए, कोई सा भी पढ़ लो। एग्जाम्पल पर सोम पकड़ लो तो दूसरा हल्का पकड़ो, हल्का इन द सेंस जो भी है, जैसे कि आरएसी है, छोटा हो गया। ठीक है, तो सोम प्लस आरएसी पकड़ के चलो, इन दोनों को निपटाओ। कितने दिन में निपटाओगे, आपके पास टाइम कितना है, 60 डेज, इससे ज्यादा मत मानना, मैक्सिमम 60 डेज मानना। 60 की भी जगह थोड़ा टॉलरेंस लेके चलो, 50 मान लो। भरोसा थोड़ी है, दिसंबर की शुरुआत में हो गया तो नवंबर में वैसे भी दिवाली है, फंस जाओगे। ठीक है, तो 50 डेज मानो बस। जब 50 डेज मानोगे तो उसमें क्या करना होगा, फिर उसमें क्या करना होगा, क्या लास्ट के 5 दिन पढ़ोगे, जनरली यही होता है, एक्सपीरियंस होल्डर आप भी और आप भी, यही होता है। लास्ट के जो 5 दिन बचते हैं ना, उस टाइम पर जो हालत होती है वो बेकार ही रहती है। फिर ना आप इधर के होते हो ना आप इधर के होते हो। जब 50 दिन देख के चलोगे, 5 दिन में आपने महसूस तो किया होगा कि 5 दिन पहले अगर मैं 50 दिन पहले पढ़ रहा होता तो चीजें ना मैं बना लेता, शॉर्ट नोट्स बना लेता, याद कर लेता। मैंने 5 दिन आपको दिए थे इसीलिए कि आपको थोड़ा रियलाइज तो हो जाए कि चीजें ना बहुत जल्दी भागती हैं। फिर जब एडमिट कार्ड आ जाता है, एडमिट कार्ड आने से पहले पहले सिलेबस को कंप्लीट करके रखो, शॉर्ट नोट्स बना के रखो। इनके क्या करने हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब ये डेली बेसिस पर आपको कम से कम एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है, कम से कम एक एक चैप्टर, 1 से 2 चैप्टर। 50 डेज के हिसाब से पूरा सिलेबस डिवाइड करो, ये चीजें पहले प्लानिंग करो। यूकेपीएससी ऐसे नहीं निकलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलो 99% ये एग्जाम आने वाला है ना, तो 99% के हिसाब से अब लेके चलो चीजों को, क्या कि अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं निकलने वाला। यार आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हो, क्या 100 वैकेंसी अगर यूके में आती है तो क्या आपका नहीं हो पाएगा वहां पे, ये भी तो सोच के चलो यार। चलो मैं इंडिया में थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट यूके में अगर टफ कर रहे हो तो फिर तो बेकार है यार, फिर हम कहाँ की मेहनत कर रहे हैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है मेहनत का यार। एक यूके जो कि नॉर्मल सा एक छोटा स्टेट है जिसमें आबादी भी इतनी ज्यादा नहीं, और उसमें भी हम अगर कंपटीशन ना कर पा रहे हैं तो फिर तो बेकार है ना। तो अपने आप के हिसाब से इस एग्जाम को अपना मेन एग्जाम लेके चलो। अभी जेई जब भी वैकेंसी आएगी तब की तब देखेंगे, पहले एटलीस्ट इस चीज को तो कंप्लीट कर लो। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो जेई में खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो भी निकाल लोगे। एक बार इसमें बन गए उसके बाद जेई बनो, इसे छोड़ो उसमें पहुंच जाओ, बट कम से कम ये बनो तो। और ये बनने के लिए कम से कम 2 सब्जेक्ट के डेली बेसिस पर 2 चैप्टर निकालने का टारगेट रखो। क्यों मैं बोल रहा हूँ इनिशियल, मुझे मत लेके चलो, मेरी बातों को इनिशियल मत लेके चलो, किसको लेके चलो, सिलेबस को और
डेज को। अगर ये चीज करोगे ना, 1 घंटा जाके पहले यही काम करना, प्लानिंग करना। घर जाके 1 घंटा आपको क्या करना है, प्लानिंग। मूवी में नहीं बैठ जाना है, प्लानिंग करनी है। क्या कि मेरे पास सिलेबस इतना है, नॉन टेक की बात अभी साइड करो, टेक्निकल में सिलेबस इतना है, नॉन टेक भी अपना धीरे धीरे 1-1 घंटा पढ़ते रहो। वो भी मुझे अभी से एक चीज और ऐड करनी है, क्या, नॉन टेक का रिवीजन। अगर पढ़ा नहीं है तो जो भी ऑनलाइन आपको वीडियोस अवेलेबल हैं ईएस की तरफ से, उन्हें पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अवेलेबल है आपको, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अवेलेबल है ना, हाँ, तो उन्हें पढ़ना शुरू करो। 1 से 2 घंटा पढ़ोगे, नहीं तो लास्ट के 5 दिन में यही कहोगे जीएस छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, यही कहते हो आप लास्ट के 5 दिन में, जीएस तो अथा है, इसे छोड़ के जाओ। अरे 50 दिन में तो कुछ होगी, करो तो 50 दिन में, अवेलेबल है ही, सर ने पढ़ाया तो कुछ तो आएगा उसमें से। मैं मानता हूँ जीएस अथा होती है, नहीं पता होता टीचर को भी कि क्या आ जाए। ठीक है, बट जो पढ़ा है उन्होंने वो कंसाइज वे में तो पढ़ा है, वो सोच के तो पढ़ा है कि शायद इसमें से सबसे ज्यादा मेजोरिटी आ सकता है, तो उन्हीं चीजों के छोटे छोटे नोट्स बना लो। 50 दिन में कुछ तो कवर होगा, करो ना उसे। एक नंबर में मिल जाए अगर 50 दिन के 1-1 घंटे से, तो बढ़िया है ना, तो निकालो। वो एडिटिव हैं, उनसे ही रैंक में इंप्रूवमेंट होगा, मेरिट में। बट आपका जब फिनिश होगा, मतलब आपका जो रिक्रूटमेंट आएगा जिसमें आप मेरिट में अंदर आओगे, वो आपका टेक्निकल, नंबर्स टेक्निकल के ही ज्यादा होने वाले हैं, नॉन टेक के इतने ज्यादा नहीं होंगे। बट वो मेरिट में आपको ऊपर पहुंचाएंगे। मेरिट में लेके कौन आएगा, टेक्निकल। तो मेरिट में टेक्निकल अगर लेके आना है तो सिलेबस को आज जाके पहले लिखो, एक दीवार पर चिपका दो, क्या कि इतना इतना सिलेबस है, सोम का ये है, एफएम का ये है, ये है, ये है, इतने इतने चैप्टर हैं इसमें। और चैप्टर है तो एक चैप्टर पे कितना टाइम दोगे, घंटे वाइज लिखो कि इसमें इतना टाइम जाएगा, इसमें इतना टाइम जाएगा, इसमें कैपेसिटी आपकी है। अब जागना भी आपके ऊपर है। अगर एक दिन में आपको लग रहा है कि मेरा इतना काम करने में 27 घंटे जाग रहे हैं, तो बनाओ। कैसे बनाओगे वो आपकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद रोना नहीं है, झीकना नहीं है, यार हमसे नहीं हुआ, मैंने बता दिया भाई 50 दिन पहले। ठीक है, अब उसके बाद कहोगे कि यार हमसे नहीं हुआ, तो ये हमसे ही तो करना है, आपको ही तो करना है, मुझे थोड़ी करना है। जब तक आप नहीं करोगे ना तैयारी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। फ्लूइड मशीनरी पढ़ते जाओगे 20-25 दिन, क्या फायदा उसका जब तक आप दूसरे सब्जेक्ट को रिवीजन नहीं करोगे। ठीक है, तो फ्लूइड मशीनरी का 3 घंटा रखो, 1 घंटा कर रखो घर के जाके रिवीजन करने का। आप समझ रहे हो मुझे क्या चाहिए आपसे, मुझे चाहिए, एक तो चाहिए फ्लूइड मशीनरी या जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा है, प्लस इसके कितने घंटे हो गए, यहाँ 2.5 घंटे मान लो, तो 2.5 घंटे में आप कितने घंटे मानोगे, आने जाने का टोटल मिला के 3.5 घंटे। 3.5 घंटे तो यही आपके निकल गए। सेकेंडली क्या हो गया, सेकेंडली हो गया इसका घर जाके रिविजन करना, कम से कम 1 घंटा, तभी फायदा लगेगा पूरी क्लास का। 1 घंटा इसका रिविजन का हो गया। नेक्स्ट क्या है, आपको मान लीजिए आपने सोम पकड़ लिया, ठीक है, तो सोम के 2 चैप्टर निकालने में कितना टाइम लग रहा है, कम से कम 4 घंटे मान लो 2 चैप्टर निकालने में, इतने में भी नहीं होगा आपसे। ठीक है, और कितने चैप्टर हैं, कम से कम हमारे 12 या 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर जब आप लिखोगे ना, 15 चैप्टर, 15 जब सब्जेक्ट लिखोगे, 15 सब्जेक्ट के सामने जब चैप्टर्स लिखोगे, तब समझ में आएगा कि यार इतने सारे चैप्टर हो रहे हैं, इतने तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज भी नहीं है। तब समझ में आएगा 1 घंटे में एक चैप्टर निपटाना है। जब तक आपकी वो स्पीड ना दिखे ना आपको अपने माइंड में कि यार मुझे 1 घंटे में निपटाना है, इसका मतलब 1 घंटा भी अगर इधर उधर वेस्ट किया ना, तो वो सोम का ये सब्जेक्ट चला गया, ये इस वाले सब्जेक्ट का ये चैप्टर चला गया, टाइम भग जाएगा आपका, फिर टाइम वापस नहीं आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। पहले आज जाके यही काम करना, 1 घंटा दो। विदाउट प्लानिंग आप कभी भी कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते। विदाउट प्लानिंग आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, वो चीज हमेशा याद रखना। पहले प्लानिंग रखो, सब्जेक्ट को उसी हिसाब से क्लियर करके चलो, क्योंकि आपको लास्ट में एक रिवीजन शॉर्ट नोट्स का भी लेना है जो बना रहे हो, उसका भी एक रिवीजन चाहिए। तो इसलिए 50 दिन में से 40 दिन में सब्जेक्ट खत्म करने हैं, फिर 10 दिन में रिवीजन भी करना है, तब जाके कहीं होगा। अभी नींद उनको भूल जाओ, अभी चीजों पर सिर्फ और सिर्फ फोकस करो। ऐसी अपॉर्चुनिटी आना मजाक नहीं है, मैकेनिकल ना तरस जाता है ऐसी अपॉर्चुनिटी को, अगर ये आ गई तो। और ये सोच के चलो कि ये आने वाली है, ऐसे मत सोच के चलो कि नहीं आएंगी। ठीक है, आपको भी पता है क्यों आएंगी। ठीक है, तो प्लीज अभी ये ध्यान रखो। ठीक है, आप उस एरा में हो कि आप 2022 में हो, फायदा है आपका। जब 19 में होते तो नहीं थी कोई ड्रीम, कोई रहा, कोई मतलब किरण भी नहीं थी आने की, बट 22 में चांसेस हैं। समझ रहे हो क्यों है। ठीक है, तो प्लीज इस पर फोकस करो। ठीक है, ना ही अगले साल रहेगी, है ना, तो इसलिए ये भी पता है कि अगले साल नहीं आएगी, इसी साल आएगी, तो इसी साल आएगी तो अभी कर लो, नहीं तो फिर सिर्फ झीकते रोते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलो, तो अपना टाइम टेबल क्या, टाइम टेबल तो खुद ही बनेगा। टाइम टेबल क्या होता है, टाइम टेबल कुछ नहीं होता।
आपकी जो नीड है ना उनको पूरा करके आपको नींद सेटिस्फैक्ट्री आनी चाहिए, वो है आपका टाइम टेबल। बस अगर छूट गया तो वो टाइम टेबल है ही नहीं। इतना ही बना लो कि 1 मिनट में ये कर लूंगा, 1 मिनट में वो कर लूंगा, और क्या बैठे हो, मूवी लगा दी, बैठ गए, 2.5 घंटे गायब, है ना। 2.5 घंटे में क्या करना था आपको, एफएम का एक चैप्टर पूरा करना था, रह गया। अब सेटिस्फाइड हो तो सो जाओगे, क्योंकि पता है मेरा नंबर ही नहीं आएगा, सो जाओगे, नींद आ जाएगी। अगर पता है कि यार मेरा नंबर तब नहीं आएगा अगर मैं इसे नहीं करूंगा, तो आप जाग के पढ़ोगे, उसके बाद सोओगे। जब तक ये फीलिंग ना आए ना, समझ लो ना आपका एग्जाम नहीं निकल रहा। जब तक ये फीलिंग ना आए, ये कंफर्म है, जब तक आपका ये फीलिंग नहीं आएगा एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं उल्टा बोल रहा हूँ आपको कि जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी एग्जाम नहीं निकलेगा। जिस दिन वो फीलिंग आ गई कि हाँ मुझे कंप्लीट करके सोना है, क्योंकि मेरा इतना पार्ट है अभी, और इतने पार्ट के बाद में मुझे तब एग्जाम देना है, जिस दिन ये फीलिंग आ गई ना कवर करने की सिलेबस को विद यू योरसेल्फ, मेरी वजह से नहीं, टीचर की वजह से नहीं, आपकी वजह से, अगर जब वो फीलिंग आ जाएगी कि मुझे अब कंप्लीट करना है, इतना मेरे पास टाइम बचा है, इतना मुझे कंप्लीट करना है, और ये आज ये आज ये आज अब हो गया कंप्लीट, तभी आपका अगले दिन एग्जाम निकलेगा। जिस दिन भी अधूरा माइंड लेके गए हो, समझ लो सारे एग्जाम आपके फेल होने वाले हैं, अगर अधूरा माइंड लेके जाओगे। जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उनको फील हुआ होगा, अमिताभ जी आपने भी दिया हुआ है, शायद आपको फील हुआ हो। आपको तो अमन जी फील हो रखा है, आपने बोला भी था आपको भी फील हो रखा है। नितेश जी आपने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया, एसएससी का दिया था, शायद ये फील हुआ होगा, है ना, कि ये वाली छूट गई, ये वाली छूट गई। होता है भाई, रियलिटी है ये। जिस दिन आप वो बन के जाओगे ना, तो मेरे से कहना फिर कि सर यार मैं तो पूरी तैयारी करके गया था, मेरा क्यों नहीं हुआ। ऐसा कोई बंदा ही नहीं है ना जिसने पूरी तैयारी कर ली और उसका ना हुआ हो, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है। उसे पता है कि दिल से उसने तैयारी कैसे की है, उसे पता है, इसलिए मुझसे तो पूछने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अपना दिल ही बता देगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक की कहानी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, पहले मत करो, पहले नॉन टेको टेक्निकल का हिसाब मत लगाओ, पैरेलल लेके चलो। पहले करोगे फंस जाओगे, पहले करोगे इतने दिनों में आपका एग्जाम आने लग गया होगा, पहले करोगे फंसोगे। दोनों को साथ लेके चलो, चाहे 1 घंटा ही लेके चलो, नॉन टेक को लेके चलो। मेजोरिटी टाइम क्या देना है, आपके नंबर्स भी इसी हिसाब से आएंगे, और ये भी 75% के आसपास होगा टेक्निकल, तो 25% के आसपास होगा नॉन टेक। ये होता है जनरली, या 30% नॉन टेक, 70% टेक। तो पहले टाइम भी उसी हिसाब से बांटना, है ना। पूरा टाइम नॉन टेक में मत लगाना, 70% दिन का टाइम टेक्निकल पे, 30% मैक्सिमम दिन का टाइम नॉन टेक पे। ऐसे ही रखना चीजों को, कभी भी पूरा नॉन टेक की तरफ मत भाग जाना। ठीक है, और ये कंसीडर बिल्कुल करके चलना कि जो हमारा अब सिलेबस हो रहा है वो हमारा पहली बार हो रहा है, इसको हमें इसके साथ ही निपटाना है 3 घंटे में। ये 3 घंटे हम उस सब्जेक्ट को दे रहे हैं जो कि हमें फिर से रिवाइज नहीं करना। अभी 1 घंटा बस रिवाइज करके खत्म हो रहा है मेरा, ये समझ के ये आगे के सब्जेक्ट पकड़ना, क्योंकि अगर इनको भी रिविजन में डालोगे तो आपके 50 दिन में कुछ नहीं बचने वाला फिर। ठीक है, चलो, तो फ्लूइड मशीनरी ऐसे पढ़ना कि इसको आपको फिर से रिवाइज ना करना पड़े, अभी जो रिवाइज हो गया उसी से चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा दो, शॉर्ट नोट्स बना दो, कंप्लीट। कितने चैप्टर है हमारे, 4 चैप्टर हैं। ठीक है, चलो, तो यहां तक बात हो गई हमारी किसकी, टाइप्स ऑफ इसकी फ्लूइड मशीनरी। हम लास्ट में यहाँ पर लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ ईएस टू ईएम कन्वर्जन, ये हो गया था टर्बाइंस। और यहाँ लिख रहा था मैं ऐसे, आपके नोट्स में लिख रहा होगा ना, ईएम टू ईएस, इसके अंदर लिख रहा था, क्या लिख रहा था, एक तो मैंने लिखा पंप, है ना, एक हो गया क्या कंप्रेसर, एक हो गया क्या ब्लोअर्स, एंड एक हो गया फैन। ठीक है, आपको एनर्जी स्टोर्ड किस सेंस में चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड किस सेंस में चाहिए, पोटेंशियल ऊपर पहुंचाना है इसके अंदर। बट इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, पंप और कंप्रेसर क्या कर रहे हैं, पंप और कंप्रेसर क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड, वेरी गुड, प्रेशराइज्ड। इनमें जो मेजोरिटी पार्ट है वो क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड, प्रेशराइज करके वो पोटेंशियल में वहां पर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो प्रेशराइज्ड किया जा रहा है, इसमें क्या है, एनर्जी जो स्टोर्ड है वो किसके फॉर्म में जा रही है, प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में। इसमें मेजोरिटी क्या होती है, मेजोरिटी होती है प्रेशर एनर्जी की फॉर्म। जबकि ब्लोअर्स एंड फैंस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। इसमें जो कन्वर्जन होता है काइनेटिक, फैन क्या होते हैं याद है ना ये, ठीक है, याद क्या दिख ही रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने इसे घुमाया, मैकेनिकल है, कैसी आ रही है, क्या आपको प्रेशर मार के भगा रहा है, नहीं ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं आपके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ ऐसे निकलते जा रहे हैं, और ठंडक महसूस करा रहे हैं बस।
ठीक है, तो यहाँ क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ब्लोअर्स भी ऐसे ही है और फैन भी। ठीक है, तो फैन एंड ब्लोअर्स काइनेटिक एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी कौन सी आउटकम में दे रही है, काइनेटिक, जबकि यहाँ पर हाई ग्रेड एनर्जी कौन सी आउटकम में आ रही है, मेजोरिटी प्रेशर एनर्जी। इनमें काइनेटिक एनर्जी आती है बट थोड़ी आती है, वो चीजें मैं रिएक्शन टरबाइन में बात करूंगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ की बात हो गई। ठीक है, ये चीजें कंप्लीट। ठीक, अब लेके चलते हैं हम कुछ डेफिनेशंस, लिखेगा कुछ डेफिनेशंस। ये चीज उतार लीजिए जो लास्ट वाली, ब्लोअर्स एंड फैंस किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ये जो चीज दिखाई ना मैंने, ये जेई में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लोअर हमारी किसमें कन्वर्जन करता है, कौन सी कन्वर्जन है ब्लोअर्स का, काइनेटिक एनर्जी, मतलब वेलोसिटी बढ़ा रहा है, बस ध्यान ऐसे रखना है। कुछ भी वर्डिंग आ जाए, सेंस कहां से लोगे, यहां से। जबकि पंप और कंप्रेसर ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं। कंप्लीट लिखिए, फ्लूइड मशीनरी डेफिनेशन डालिए छोटी सी। फ्लूइड मशीनरी लिखिए, इट इज ए डिवाइस, फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड मशीनरी इसमें लिखिएगा, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, फ्लूइड मशीनरी, इट इज ए डिवाइस which converts, it is a device which converts the energy stored by a fluid, the energy stored in or by a fluid, है कि नहीं, the energy stored which converts the energy stored by a fluid, ठीक है, by a fluid into the mechanical energy, into the mechanical energy, mechanical energy के ब्रैकेट में लिख देना है शाफ्ट रोटेशन, जनरली हम इससे लेके चलते हैं शाफ्ट रोटेशन, है ना। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, उल्टा सीधा और उल्टा। ठीक है, वाइस वर्सा और वाइस वर्सा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है हमारी स्टोर्ड एनर्जी में। ठीक है, ये है मेरी फ्लूइड मशीनरी। क्लियर, समझा दिया काफी बार। ठीक है, नेक्स्ट, अब स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट लिखते रहिएगा। द एनर्जी स्टोर्ड बाय ए फ्लूइड, the energy stored by a fluid mass, the energy stored by a fluid mass is appear in the form of, the energy stored by a fluid mass is appear in the form of potential energy, comma intermolecular energy, comma kinetic energy, comma pressure energy, in the form of potential energy, comma intermolecular energy, comma kinetic energy, comma pressure energy. Next stomach, next line, the mechanical energy on the other hand, the mechanical energy on the other hand is usually transmitted, the mechanical energy on the other hand is usually transmitted by स्लैश में ऑन, बाई लिखो फिर स्लैश में ऑन, बाई हो सकती है या ऑन हो सकती है। ठीक है, मतलब उसके द्वारा या उस पर, ट्रांसमिटेड बाई स्लैश ऑन द रोटेटिंग शाफ्ट, बाई स्लैश ऑन द रोटेटिंग शाफ्ट, फुल स्टॉप। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, रोटेटिंग शाफ्ट से रिलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट स्टार मार्क, मशीन्स using liquid, machines using liquid, usually water for almost every practical purposes, machines using liquid, usually water for almost every practical purposes are termed as hydraulic machine,
आर टर्म्ड एज हाइड्रोलिक मशीन। तो अब से मैं इस सिलेबस को क्या बोलूंगा, हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोलिक मशीन क्लियर हो गया कि ये मेरा फ्लूइड मशीनरी नहीं है, एक्चुअली ये हाइड्रोलिक मशीनरी है। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, उम्मीद है यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीटेड। ठीक है, यहां तक हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, इम्पैक्ट ऑफ जेट। चैप्टर वन में इम्पैक्ट ऑफ जेट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट। इम्पैक्ट ऑफ जेट में कुछ बेसिस है, पहले उस बेसिस को समझना है ना। छोटी सी एक बड़ी हेडिंग डाल देना, इम्पैक्ट ऑफ जेट बीच में। ठीक है, बाकी अभी चीजें समझेंगे धीरे धीरे करके, फिर केसेस करेंगे। ठीक है, तो इसमें नहीं है शायद, पुराना है, ये दे दो। इम्पैक्ट ऑफ जेट। अभी देखो क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये बताइए फोर्स क्या होती है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो सोम में जाता हूँ, बस अभी सेंस को मैं पूछ रहा हूँ आपसे, उम्मीद है अब आंसर भी सही दोगे। फोर्स क्या होती है, फोर्स की इंजीनियरिंग लैंग्वेज, फोर्स की इंजीनियरिंग लैंग्वेज सोम मैंने पढ़ा रखा है आई थिंक आपको। ठीक है, फोर्स की इंजीनियरिंग लैंग्वेज क्या थी, इसलिए कहते हैं चीजें भूल जाते हो आप। फोर्स क्या होती है, जब भी आपसे कुछ ऐसी चीजें पूछी जाती है ना, तो एग्जैक्टली रटी हुई जो आपके पास फॉर्म लैंग्वेज है वो याद रखा करो। ठीक है, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में आपकी वो एग्जैक्ट लैंग्वेज ही होती है, उसको इधर उधर नहीं किया जाता, जो मैंने बोली है। ये गलती कर दी बस, मास इनटू एक्सेलरेशन मैंने कभी बोला ही नहीं, वो उसका डिराइव्ड, उसका आउटकम था। और यही चीज फ्लूइड मशीनरी में आपको कंफ्यूज कर देगी अगर मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे तो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो हमारा क्या होता है, एवरी एक्शन हैज ए सॉरी रेस्ट या मोशन जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जाए। तो मैं तुम्हें फोर्स की पूछ रहा हूँ, फोर्स है क्या। अरे नहीं, मैं ऐसी लैंग्वेज पूछ नहीं रहा हूँ, मैं सिंपल लैंग्वेज पूछ रहा हूँ जो मैंने सोम में समझा दी है। अगर आपने सोम नहीं पढ़ी है, जाके आप फिर से सोम का फर्स्ट लेक्चर पढ़ना, हमेशा मैं पहले फोर्स ही बताता हूँ। ये आप बहुत गलती करते हो, बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। अब तो मुझे पता लग रहा है आप घर पे क्या कर रहे हो, जाके कुछ नहीं कर रहे हो, और उसके बाद कहते हो कि मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा। अरे जब कुछ करोगे तभी तो एग्जाम निकलेगा, ये रियलिटी है, यहाँ से साफ मुझे दिख रहा है कि आप घर जाके कुछ नहीं कर रहे हो। ये मोबाइल जो चलने लग गए ना, ये बहुत नुकसानदायक है, आपको दिख रहा है मुझे। ठीक है, नुकसानदायक है ये आपके लिए स्पेशली। फोर्स क्या है, फोर्स है मेरा, मैंने हमेशा बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वहां मैं हर चीज को समझाता हूँ कि एक मोटा आदमी, एक पतला आदमी, अगर मैं उसे उठा के फेंक दूं तो क्या होगा। रेट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम, सब भूले पड़े हो। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम, एक बार बताओ, आपने सोम की फर्स्ट क्लास की भी है नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है, संजय जी शायद की है, आपने तो की है। हाँ, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अगर एक छोटा सा बॉडी ये है और एक छोटी बॉडी ये है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, वी है, सेम है, किसका मोमेंटम ज्यादा, किसका मोमेंटम ज्यादा, ये मास है बड़ा, ये मास है छोटा, तो मोमेंटम बड़े वाले का ज्यादा, mv, यहां पर mv क्या हो गया, mv इज ग्रेटर देन mv, दिख रहा है साहब, मतलब मोमेंटम इसका ज्यादा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आपको इसको मोमेंटम को चेंज कराने के लिए जो दर दे रहे हो वो ज्यादा दोगे यहाँ पर फिर। ठीक है, तो फोर्स यहाँ ज्यादा लगाना पड़ेगा, जिसका मोमेंटम चेंज आपको ज्यादा करवाना है वहां पर ज्यादा फोर्स, जिसका मोमेंटम चेंज कम हो रहा है वहां पर कम फोर्स। अगर इसको वेलोसिटी आप मान लीजिए 20 मीटर है, ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर मास कितना है 20 किलोग्राम, यहाँ पर मास कितना है 10 किलोग्राम। ठीक है, एमवी एमवी हो गया। अगर आपको ये कितना हो गया 400 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये कितने से जा रहा है 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इतने मोमेंटम से, ये इतने मोमेंटम से। आपको क्या करना है, 400 से 500 कराना है बस, मास तो सेम रहने वाला है, 400 से 500 कराना है। इसको क्या करना है, 100 से 500 कराना है।
किसमें फोर्स ज्यादा, फील करो किसमें फोर्स ज्यादा। इसे 400 से 500 कराना है, 400 से 500 कराना है, ठीक है। मोमेंटम चेंज 400 था, 500 कराना है, इसको 100 से 400 कराना है। चलो ऐसे कर लो, इससे तो काफी कम है अभी। 100 से 400 कराना है, किस में फोर्स ज्यादा। ये चल क्या रहा है, 1 सेकंड में। आप क्या कर रहे हो, 1 मिनट में चेंज कर रहे हो, 1 मिनट में। ऐसे सोचो, इसको 1 मिनट में आप कैसे ले गए, 1 मिनट के अंदर। अभी कैसे चल के आ रहा था, फील करो यार, भूलना मत। अभी कैसे आ रहा था ये 20 मीटर पर सेकंड से। कौन सा था ये, किसका, 20 किलोग्राम का। इसका मोमेंटम कितना हो गया, 400। 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से मोमेंटम के साथ आ रहा था। आपने इसको 1 मिनट के अंदर कैसे पहुंचा दिया, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के मोमेंटम पर। वेलोसिटी क्या है, बढ़ गई। वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ, 500 बटे 20 कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। ये है, ये क्या हो गया, चेंज हो गया। रेट क्या है, पर मिनट, पर मिनट। तो यहाँ रेट देखा जाएगा या वैल्यू देखी जाएगी, फोर्स में हमेशा रेट देखा जाता है। फोर्स में कितना उस चीज को चेंज किया आपने। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 100 से ये कहां पहुंच रहा है, 100 से ये 400 पहुंच रहा है। 1 मिनट में इसमें चेंज कितना हुआ, 400। वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, वेलोसिटी हो गई 400 बटे 10, मतलब 40 मीटर पर सेकंड। तो प्लीज यहाँ वेलोसिटी से मत समझना। अभी वेलोसिटी क्या थी, इधर 20 थी, इधर 10 थी, है ना। इधर वेलोसिटी क्या होगी, 25, इधर 40, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ी हुई थी। तो हमेशा फोर्स किससे समझा जाता है, जो चेंज करने के लिए आइडेंटिटी यूज हो रही है। जो इस वेलोसिटी को मेंटेन कर रही है वो कभी फोर्स नहीं होती, जो इस वेलोसिटी को चेंज कर रही है वो मेरी फोर्स होती है। और एक्चुअली वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, एक्चुअली क्या होता है, मोमेंटम चेंज। मास इनटू वेलोसिटी जो है उसका जो चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू ए टाइम, वो कहलाता है मेरा फोर्स। तो किसमें फोर्स ज्यादा, किसमें फोर्स ज्यादा, ये गया 400 से 500, कितना चेंज हुआ, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई, मान लीजिए 1 सेकंड ही है ना, ये 1 सेकंड है, तो क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 1 सेकंड। क्या यूनिट आ गई, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद है ये किसकी यूनिट होती है, न्यूटन। 100 न्यूटन आ गया, 100 न्यूटन आ गया। ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तब जाके ये चीज चेंज हुई। यहां बताओ कितना फोर्स लगाया, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, 400 माइनस 100। कितने में हुआ ये, 1 सेकंड में, है ना। 400 माइनस 100 कितने में हुआ, 1 सेकंड में। तो ये क्या हो गया, पर सेकंड। सो 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई पर सेकंड। सो आंसर कितना हो गया, 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। सो 300 न्यूटन। अब जरा सोचो, आप अभी तक 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड पर ही पहुंचे हो मोमेंटम पर, जबकि यहाँ फोर्स क्या लगा है, ज्यादा। ठीक है, तो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। आपसे क्या पूछा है पता है, उसमें उसमें आपसे क्या पूछा है, उसमें पूछा है टॉर्क। टॉर्क ये क्या है, टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या है, टॉर्क। अरे यार सोम बिल्कुल नहीं पढ़ी क्या। टॉर्क बेसिकली, आप ना हर चीज भूल जाते हो। मैंने आपको समझाया था, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या बनाते हैं, कपल। ये कपल क्या इफेक्ट लगाता है, इफेक्ट क्या होता है इसका, मोमेंट। और ये मोमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, दो। कौन सी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी एक होती है बेंडिंग, एक होती है ट्विस्टिंग। इसी ट्विस्टिंग मोमेंट को हम क्या बोल देते हैं, इसी ट्विस्टिंग मोमेंट को हम बोल देते हैं टॉर्क। यार अभी आपने शॉर्ट नोट्स किसी चीज के नहीं बनाए, मैं समझ रहा हूँ। अगर शॉर्ट नोट्स बनाते ना तो ये वाली चीज आपने लिख ली होती। ठीक है, तो यहाँ अगर ये टॉर्क है तो टॉर्क क्या है, बेसिकली मोमेंट।
और मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी, एफ इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये वाली जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हो। भूल गए क्या, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस आती है, एफ इंटू आर हो गया। ये चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, आप कहोगे यार फ्लूइड मशीनरी पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे क्वेश्चन आया हुआ है, अरे भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा, क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ है, टॉर्क की डेफिनेशन, और टॉर्क की डेफिनेशन में क्या है, एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर थोड़ी आई थी डेफिनेशन, ये तो पता है आपको। क्या डेफिनेशन आ गई, लैंग्वेज में। कैसे लैंग्वेज, ये एफ क्रॉस आर, मोमेंट क्या होता है आपको पता है ना, मोमेंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, मोमेंट ऑफ अगर हम ऐसे लिख देते हैं किसी लैंग्वेज में मोमेंट ऑफ, तो मतलब क्या होता है कि हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी आइडेंटिटी की, ऐसे तो लिखते हैं मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी आइडेंटिटी की, तो मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं आया लिखा हुआ, ऐसे लिख दो अगर मोमेंट ऑफ फोर्स, तो क्या हो गया, मोमेंट हो गया भाई। एफ इंटू आर मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा हुआ तो मोमेंट हो गया। क्या आया, मोमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फंस गया स्टूडेंट, अबे दे क्या रखा है ये, मोमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फंस गए ना कि यार ये क्या है, मोमेंट 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 मोमेंट, समझ में नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही नहीं पता आपको, तो यहाँ मोमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ से हमेशा याद रखना डिस्टेंस से मतलब होता है, किसी पॉइंट के अबाउट ऐसे जाना मतलब मोमेंट आना, ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस होगी। तो मोमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द टॉर्क। समझ में आ गया, समझ में आया है या नहीं, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं भाई जेईई में, इसलिए बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, फोर्स हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, समझ में आ गया है, ठीक है। इसे जल्दी से एग्जाम्पल को उतारो, भूल जाते हो आप, एग्जाम्पल को उतारो जरा, ठीक है। अगली बार कभी कुछ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो कम से कम आंसर दे देना यार, एक फोर्स की डेफिनेशन याद नहीं होती आपको, कहते हो हम इंजीनियर हैं। जो ये एग्जाम्पल लिख रहे हो ना, इसे अपनी वर्डिंग में समझना भी, ये हो क्या क्या रहा था यहाँ पे। एक बॉडी थी जो कि कम वेलोसिटी से जा रही थी, जबकि उसका मास भी कम था, बट उसे अगर मैं ज्यादा वेलोसिटी पे पहुंचा दूं तो उसका मोमेंटम ज्यादा हो गया। बट उस मोमेंटम को ज्यादा करने के लिए आपको क्या देना पड़ा, फोर्स ज्यादा, जो कि आपको यूनिट से दिख रहा है, ये 300 देना पड़ रहा है, तब जाके वो ज्यादा मोमेंटम का हुआ। इस कंडीशन में मोमेंटम ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब हमारा फोर्स ज्यादा है। ये इंडिपेंडेंट है इससे, ये अलग है, ये अलग है, दोनों चीजें अलग हैं, बट फोर्स की डेफिनेशन हमारी चेंज ऑफ मोमेंटम से ली जाती है। हो गया, ठीक है। हाँ, मोमेंटम, मास और वेलोसिटी, मैंने हाँ बिल्कुल, जो आपने लिया ना मास कांस्टेंट लिया, मैंने दो एग्जांपल लिए है ना। क्या इस वाले एग्जांपल का फोर्स इस वाले एग्जांपल पर के फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये दो एग्जांपल इसलिए लिए क्योंकि एक मास चेंज है, एक मास ये वाला, एक मास ये वाला है, एक मास ये वाला है, इसलिए मैंने समझाया आपको यहाँ पर। जबकि हमारा जो मोमेंटम है जनरली किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर जनरली, क्योंकि हमारा मास क्या होता है, कांस्टेंट। अब जब मास कांस्टेंट होता है जनरली वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मास कांस्टेंट कहां तक होता है, मास कांस्टेंट कहां तक होता है, पर्टिकुलर ग्रेविटी नहीं, मास कांस्टेंट होता है अपनी वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, मास अगर एक खुद का एक पिंड है, खुद की एक सॉलिड बॉडी है, तो सॉलिड बॉडी का मास जो है ना, अगर सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी फ्लो नहीं कर रही, अभी मैं फ्लूइड मशीन में फ्लो ही समझाऊंगा, यहाँ क्या है, फ्लो नहीं कर रही, एक सॉलिड बॉडी है। ये सॉलिड बॉडी जब तक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से नीचे नीचे चल रही है, लाइट ऑफ वेलोसिटी से नीचे नीचे चल रही है, मैं अगर भाग रहा हूं लाइट ऑफ वेलोसिटी से नीचे नीचे, तो ये जो मास है ये मास ही रहेगा। और अगर लाइट ऑफ वेलोसिटी से ऊपर चला गया, तो ये मास किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, एनर्जी में। तो मास क्या हो रहा है, चेंज। वहां जाके आप F इक्वल टू एम में नहीं लगाओगे, आप F इक्वल टू एम में क्यों बोल देते हो, अभी समझाऊंगा, ठीक है। आप F इक्वल टू एम में क्यों बोल देते हो, बस इसीलिए हम हमेशा F इक्वल टू एम में बोलते हैं, इसीलिए मनीष जी का आंसर सही था, बट मुझे लैंग्वेज नहीं चाहिए थी।
ठीक है, F इक्वल टू एम में आंसर सही है, न्यूटन सेकंड लॉ यही है, ठीक है। हाँ, फिर वहां पर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बाद में ये इक्वेशन डिराइव्ड होती है, ये इक्वेशन डिराइव होती है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के सेंस में, ठीक है। वन माइनस, फॉर्मूला तो मैं बोला हूँ, वन माइनस वी वाई समथिंग लाइट सी का स्क्वायर होता है या कुछ होता है, ऐसे बहुत लेंथी इक्वेशन बन के आती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको फ्लूइड मशीनरी के सेंस में लेके चलूंगा, अभी समझ में आ गया ना फोर्स क्या है, ठीक है। अभी मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है, इतना हो गया, कॉपी हो गया, ठीक। चलो, फिलहाल जो ये वाला क्वेश्चन था अमन जी का, अब इस चीज को मैं थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा, ठीक है, फिलहाल इस जगह, बट बहुत थोड़ा, क्यों, क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है कि एक है सॉलिड तो एक है फ्लो, दोनों में डिफरेंस है, एक सॉलिड होता है तो एक होता है फ्लो। तो एफ कितना निकल के आया भाई, एफ निकल के आया, एफ निकल के आया, क्या निकल के आया, एक्चुअली ये दिया था न्यूटन साहब ने भी, ये दिया था न्यूटन साहब ने, जो मैं लिख रहा हूं, आप इसे ऐसा लिखते हो क्योंकि आपकी लैंग्वेज नॉर्मल बन जाती है, ये नहीं दिया था, ये दिया था, एफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ दी मोमेंटम, हो गया। डी बाई डी टी क्या होता है, रेट, क्या है एमवी का, क्या है चेंज, डी एक्स क्या होता है, चेंज ही तो होता है एक्स में, डी एक्स है ना, तो डी एम वी क्या हो गया, चेंज, डिवाइडेड बाई टाइम कर दें तो रेट, ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ दी मोमेंटम। अब क्या होता था, फोर, जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान देना, फोर सॉलिड बॉडी एंड बिलो, सॉरी, एंड बिलो, एंड स्पीड, ऐसे लिखो, एंड स्पीड बिलो दी स्पीड ऑफ लाइट, इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से कम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम है, तब क्या होगा, मास क्या मानेंगे, देन इन दिस कंडीशन, देन इन दिस कंडीशन, मैं ये चीज क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अभी आप कॉन्ट्राडिक्ट करोगे अपने माइंड को, देन इन दिस कंडीशन m इज कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये m मेरा कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता है, जब आप 3 × 10⁸ से कम कम चलते हो, कब, जब वो सॉलिड बॉडी है, ये भी याद रखो, जब वो सॉलिड बॉडी है, मतलब अगर मैं हूं तो मैं हूं, मैं ही ऐसे भाग रहा हूं, ये, और कोई है मॉलिक्यूल्स नहीं है ना, बस मैं हूं, ठीक है। मैं अगर ऐसे भाग रहा हूं, तो मैं अगर 3 × 10⁸ से कम भाग रहा हूं, तो m मेरा क्या है, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी यहाँ पर चेक करोगे कितना आ रहा है, मान लीजिए 60 किलोग्राम, आगे भी चेक करोगे कितना आएगा, 60 किलोग्राम, दैट इज द m कांस्टेंट। सो क्या कर दूंगा, कैलकुलस याद करो, m क्या आ जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा, v, ठीक है। तो ये dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, सो दिस इज द एक्सेलरेशन। तो कंडीशन समझ में आई, f इक्वल टू m में कहां लगता है, जब ये कंडीशन, f इक्वल टू m में कहां लगता है, जब ये कंडीशन हो। बट अब हमारी आ जाती है फ्लूइड मशीनरी, क्या, बट व्हेन सॉलिड बॉडी इज नॉट देयर, ठीक है, here only the flow exists, फ्लो, फ्लो है, मास क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, मतलब एक क्रॉस सेक्शन लेते हो, उसमें क्या देखते हो आप, कि मास मतलब मॉलिक्यूल भाग रहे हैं, मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल अकेला तो नहीं लोगे ना, मॉलिक्यूल क्या है, बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्लो आ रहा है, मतलब आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे यहाँ पर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द मास, ऐसे तो बोलोगे कि एक सेकंड में कितना मास निकल गया, ऐसे तो बोलोगे, क्या ऐसे बोलते हो मुझे कि एक सेकंड में मैं कितना निकला, ऐसे बोलते हो, नहीं ना, एक सेकंड में मुझे पता है 60 किलोग्राम है, तो 60 किलोग्राम ही जा रहा है, वो एक सेकंड में नहीं जा रहा, वो 60 किलोग्राम है, समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल 60 किलोग्राम है, वो क्या एक सेकंड में ऐसे पार हो रहा है क्या, 60 किलोग्राम है तो 60 किलोग्राम है, चाहे एक सेकंड लो, चाहे एक पल लो, चाहे घंटा लो, 60 है तो 60 है, फिक्स है। जबकि जब आप किसी फ्लो की बात करते हो, तो फ्लो में क्या होता है, फ्लो में क्या होता है, अगर मैंने तेजी के साथ भेजा किसी मास को, तो क्या होगा, किलोग्राम पर सेकंड ज्यादा होगा, अगर मैंने किसी चीज को धीरे धीरे भेजा, तो किलोग्राम पर सेकंड कम हो गया। इसका मतलब किलोग्राम पर सेकंड मैटर कर रहा है, कहां पर, फ्लो में। व्हेन सॉलिड बॉडी इज नॉट देयर, मतलब फ्लो कौन सी करेगी, लिक्विड या गैसेस, तो व्हेन सॉलिड बॉडी इज नॉट देयर, हियर ओनली द फ्लो एग्जिस्ट। तो फ्लो अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब क्या होगी इक्वेशन, इक्वेशन तो वही आएगी, क्या,
F इक्वल टू डी वाई डी टी एम वी। बट यहां क्या है, जरा ध्यान दो, यहां क्या है, यही तो है कहानी। यहां क्या है, यहां क्या है, और स्पीड क्या है, एंड स्पीड लेस देन अ लाइट ऑफ वेलोसिटी, ये भी कंडीशन है, एंड स्पीड लेस देन अ लाइट ऑफ वेलोसिटी। तो क्या होगा यहां, v क्या है, सोचो सोचो सोचो, मास जो निकल रहा है वो बेसिकली वेलोसिटी के बेसिस पर निकल रहा है या नहीं। आपने अभी क्या कहा, मैंने क्या बोला अभी, वेलोसिटी तेज है, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। एक सेकंड के अंदर वेलोसिटी बढ़ा रहे हो क्या, नहीं। आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी कांस्टेंट दे रहे हो। एरिया चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, अभी उसमें मत फंसो। एक एरिया है, कांस्टेंट एरिया है, उसमें से वेलोसिटी पास कर रहे हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। मास फ्लो रेट क्या हो गया, किलोग्राम पर सेकंड कितना निकला, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज चेंज हो रही है, यहां पर आपने क्या किया, आपने क्या किया भाई, हमें यहां पर क्या चाहिए, सेंस को समझो, हमें यहां पर क्या चाहिए, मास पर यूनिट टाइम चाहिए। क्या आप ऐसे लिखोगे इसे, क्या आप ऐसे लिखोगे, डीएम वाई डी टी इंटू डी वी वाई डी टी, ऐसे लिखोगे, ये क्या फोर्स रह गया, ठीक है। ये बताओ ये क्या ऐसे चेंज, ये ऐसे ये वाली चीज हम लिख सकते हैं कभी इस चीज को, डीएम वाई डी टी इंटू डी वी वाई डी टी, क्यों, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, नीचे यहाँ किलोग्राम पर सेकंड और आ गया, तो ये तो यूनिट क्या बन गई, न्यूटन पर सेकंड। न्यूटन पर सेकंड थोड़ी बात कर रहे हैं, न्यूटन बनाना है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है हमारे पास सिंपल सेंस। सिंपल सेंस क्या है कि हमारे पास मास फ्लो देखना है, तो मास फ्लो देखना है तो क्या है, एम वाई टी इंटू में वी, एम वाई टी इंटू में वी, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट इंटू में जिस वेलोसिटी से वो जा रहा है, यही हमारा क्या है, फोर्स। मास का फ्लो रेट है इनटू में जिस वेलोसिटी से जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जो मास है ना, वो भी मास से वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड करेगा अभी समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ है डिस्चार्ज, यहाँ है डिस्चार्ज, जो मास फ्लो कर रहा है ना, क्योंकि ये कोई सॉलिड बॉडी नहीं है, गलती मत करना फिर से। आप ना इसमें फंसे पड़े होंगे, पक्का कह रहा हूँ। आप ना इसमें ये सोच रहे होंगे, सर आपने अभी तो डीवाईडीटी लिखा हुआ था, तो डी ले लो ना, क्या दिक्कत आ रही है मुझे, डीएम वाई डी टी ले लो, वी को कांस्टेंट मानो बस। क्यों मानोगे, क्योंकि ये हमारे पास वेलोसिटी किसकी है, ये वेलोसिटी पर्टिकुलर उस सेक्शन से पास होने वाले मोशन मास की है जो हमने कंसीडर किया हुआ है जब हमने डीएम वाई डी टी लिखा, ठीक है। तो अगर छोटे से मास की बात करोगे डीएम वाई डी टी लिख लोगे, अगर क्रॉस सेक्शन से टोटल एक पर्टिकुलर सेकंड के हिसाब से लिखो तो एम बाई टी लिख लोगे, ठीक है। तो इसे हम जनरली क्या लिख लेते हैं, एम वाई टी इंटू वी। तो ये एम वाई टी क्या हो गया, एम वाई टी को हम ऐसे लिख देते हैं क्या, एम डॉट, एम डॉट, एम डॉट का मतलब क्या होता है, फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, ठीक है। एम डॉट मास फ्लो, यहाँ एम का डॉट है तो मास फ्लो रेट, वी का डॉट होता तो वॉल्यूम फ्लो रेट, ये एम डॉट है मतलब मास का फ्लो रेट। डॉट का मतलब होता है रेट, रेट मतलब दर, दर किसकी, पर सेकंड, ऐसे दर क्या होती है, पर सेकंड। तो रेट डॉट क्या है, रेट दर पर सेकंड, इनटू में क्या हो गया, वेलोसिटी। तो ये जो एम डॉट वी चलता है, एम वी नहीं, गलती मत करना, यहाँ क्या है, फोर्स है, ये एम वी क्या है मेरा, ये एम डॉट वी क्या है, फोर्स है या मोमेंटम है, कंफ्यूज हो गए ना फिर से। अभी तो आप निकल गए थे बाहर, इसलिए थोड़ा सा आपने आंसर हो सकता है गलत दिया। एम डॉट वी क्या है, फोर्स है या मोमेंटम है, एम डॉट वी फोर्स है या मोमेंटम है, बताओ। फोर्स, क्यों 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 है, क्योंकि किलोग्राम पर सेकंड है। फोर्स को ऐसे मत सोचो, फोर्स को ये सोचो कि मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है। तो मोमेंटम में जब चेंज होगा तो एम डॉट वी में एम इंटू वी पर सेकंड कितना गया, एम इंटू वी पर सेकंड कितना गया, तो एम इंटू वी पर सेकंड ही तो है ये। तो फोर्स क्या है मेरा, एम डॉट वी, एम वी फोर्स नहीं है, एम डॉट वी मतलब मास इंटू वेलोसिटी पर सेकंड। तो दिस इज द फोर्स, एम डॉट वी इज द फोर्स। गलती मत करना, गलती मत करना, ये मेरा एम वी नहीं है, ये मेरा एम डॉट वी है, और डॉट का मतलब है मास फ्लो रेट, मतलब एम बाई टी, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये किसमें है, ये भी दुनिया अलग है एकदम। ये दुनिया है जब व्हेन सॉलिड बॉडी इज नॉट देयर, सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरा, फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है, और फ्लो कभी भी सॉलिड में नहीं होता है। और जब हम सोम पढ़ते हैं या किसी भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ रहे होते हैं, वहां पर फ्लो नहीं पढ़ते, वहां पर क्या पढ़ते हैं, सॉलिड बॉडी।
तो इसलिए सॉलिड बॉडी का मास कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा फोर्स, सॉलिड बॉडी का कभी भी फोर्स ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ऐसे, ये रहा एम ए। इसीलिए आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एम ए लिखते हो, ना कि एम डॉट वी। बात समझ में आ गई? फ्लूइड मशीनरी में क्या चलेगा? एम डॉट वी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या चलेगा? एम ए। इसमें एम ए नहीं चलेगा। इसलिए आपने जो आंसर दिया ना वो था सही, बट वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि एम डॉट वी इज ऑल्सो दी फोर्स। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया। जल्दी से उतारो इसे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं बस, ये एक काम कर लेते हैं, है ना, इतना ही रोक देते हैं। इतना रोक के अब क्या होगा ना कि अब मैं मोमेंटम चेंज को वाटर बॉडी के ऊपर कल ही बता दूंगा, वहीं से फिर इम्पैक्ट ऑफ रिएक्ट के हम केसेस पढ़ लेंगे। 4 केसेस हैं आपके सिलेबस में, 4 केसेस कल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रिएक्ट के 6-7 क्वेश्चन है वो आप लगा लेंगे कल ही। तो कल आपका इम्पैक्ट ऑफ रिएक्ट हो जाएगा खत्म, चैप्टर 1 हो जाएगा खत्म विद क्वेश्चंस। उसके बाद सोमवार को हम क्लास पढ़ेंगे वहां पर, क्योंकि उसमें पड़ेगी जरूरत उसकी फोटोज की। किसमें? टरबाइन में। टरबाइन कैसी होती है, इम्पैक्ट मतलब कैसे कैसे जो पेनिस्टोक है वो कैसा दिखता है, टरबाइन के ब्लेड कैसे होते हैं, वो चीजें हम वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो कल हमारी इसकी लास्ट क्लास रहेगी इस बोर्ड पर, वहां पर हम फिर परसों से सोमवार से बैठेंगे। ठीक है, कल की टाइमिंग हाँ मैं आपको अपडेट करूंगा, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। एक्चुअली एक छोटी सी